क्या क्या चीज़ें हैं जो एक डायबिटीज़ पेशेंट को ध्यान में रखनी चाहिए? मेरी एक स्पेशल प्रोटोकॉल है 5 प्लेट 62 ईयर की महिला है तो मैंने इनको 5 प्लेट प्रोटोकॉल समझाई अपनी शी प्रॉमिस टू फॉलो दैट। उसके साथ मैं एक लिस्ट देता हूँ नॉट टू ईट। स्लीप का डायबिटीज से क्या रिलेशन है? स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। होता क्या है डायबिटीज? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खाली शुगर ही तो बढ़ रहा है, एक टैबलेट ले लूंगा बात बन जाएगी। तो डायबिटीज से डरना इसलिए है क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए जो 3 डेंजरस फूड में मना करता हूँ, दाल दाल में 6 से 7 टीस्पून शुगर है और छोले में तो बहुत ज्यादा है 9 to 10। रोटी नमकीन होती है लेकिन रोटी में 5 चम्मच शुगर है। ओह माय गॉड। दोस्तों, ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे दिखेंगे उतने ही बड़े गेस्ट मैं आपके लिए ला पाऊंगा, इसीलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर ब्रिज मोहन अरोड़ा, जो डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक हेल्थ के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। 24 साल से भी ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है डायबिटीज के क्षेत्र में। डॉक्टर अरोड़ा MBBS हैं, M.Med हैं CMC वेल्लोर से और एक सर्टिफाइड डायबिटोलॉजिस्ट एंड ओबेसिटी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अरोड़ा IMA के मेंबर हैं और साथ ही में दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी रजिस्टर्ड हैं। अभी द्वारका दिल्ली में मेडकेयर क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं और सबसे बड़ी बात, इनकी 3 स्टेप अप्रोच है डायबिटीज को हैंडल करने के लिए। पहली है लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट, दूसरी है डाइट में सुधार और फिजिकल एक्टिविटीज, और तीसरी है अगर जरूरत पड़े तो मेडिसिन। आज के एपिसोड में डायबिटीज की वो सारी बारीकियां जो शायद आपको नहीं मालूम हो वो पता लगेंगी, जिससे कि आप कभी भी इस भयंकर बीमारी का शिकार ना बने। एंजॉय दिस एपिसोड। डॉक्टर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन चुके हैं, भारत को हम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। अभी वर्ल्ड के 25% केसेस भारत में हो रहे हैं डायबिटीज़ को लेकर। पहला तो क्वेश्चन मेरा है कि कितना डेंजरस है, क्या हमें डायबिटीज़ को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खाली शुगर ही तो बढ़ रहा है, एक टैबलेट ले लूँगा, थोड़ा मीठा कम कर दूंगा, बाहर का कम कर दूंगा तो बात बन जाएगी। बट ये अंडरस्टैंडिंग फ्रेगमेंटेड है, ये आधी अधूरी अंडरस्टैंडिंग है। तो डायबिटीज़ से डरना इसलिए है क्योंकि इट्स नॉट ओनली अ शुगर प्रॉब्लम, एक मेटाबॉलिक बीमारी है। ओके। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म ही ख़राब हो गया है तो कोई ऑर्गन हेड टू टो बचता नहीं है जिसको कि डायबिटीज़ डैमेज नहीं करती। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ऊपर से शुरू करते हैं कि हाई शुगर परसिस्टेंटली होगा तो डैमेज क्या होगा। तो ब्रेन स्ट्रोक्स बहुत कॉमन है डायबिटिक्स में। आंखों में विजन लॉस, टेम्परेरी एंड परमानेंट, दोनों बहुत कॉमन है डायबिटीज़ में। फिर हम नीचे आते हैं छाती में, तो जो हार्ट इश्यूज़ है, तो हार्ट अटैक वर्ल्ड में और ज़्यादातर कंट्रीज़ में नंबर 1 किलर होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हुआ ख़त्म। इसका नंबर 1 कॉज ज़्यादातर कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया इज़ डायबिटीज़। सो डायबिटीज़ हार्ट अटैक को प्रमोट करता है क्योंकि हमारे जो आर्टरीज़ हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, तो आर्टरीज नैरो हो जाती है। फिर हम नीचे जाते हैं पेट में। पेट में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो इस तरफ राइट साइड में लिवर है तो लिवर डैमेज होता है, फैटी लिवर होता है। लेफ्ट साइड में केले की तरह के ऑर्गन होता है पैनक्रियास, तो पैनक्रियास भी डैमेज होता है, बर्न आउट हो जाता है। फिर आते हैं किडनी। तो किडनी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनीज ही निकाल रही है। तो किडनी डैमेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। इसकी वजह से मैंने घर बर्बाद होते देखे हैं। लोगों का घर बिक जाता है क्योंकि डायलिसिस कराना पड़ता है, और डायलिसिस यूजुअली शुरू होता है 1 बार से, बट अल्टीमेटली वो हफ्ते में 3 बार होता है। तो 15 से 20 हज़ार का खर्चा है। और फिर हम और नीचे आते हैं, इरेक्शन प्रॉब्लम्स, PCOD, तो फर्टिलिटी में भी इश्यूज आते हैं। यंग कपल्स, शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है और ये साइकोलॉजिकली डैमेजिंग है। अब हम आते हैं और नीचे, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी नैरो हो जाते हैं डायबिटीज़ में, और जो नर्व्स हैं, तो बहुत बार डायबिटीज़ पेशेंट बोलते हैं कि नसों में दर्द है, जलन है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि डायबिटीज़ में शुगर हाई है, मेटाबॉलिज्म ख़राब है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और ये सारी चीज़ें नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रही है। इसीलिए डायबिटीज़ का जो एक बहुत ही भयानक साइड इफ़ेक्ट है वो है एम्पुटेशन, पैर का, क्योंकि पैर खराब हो जाते हैं। राइट। नसें हैं नहीं, दर्द होता नहीं है, घाव हो गया, पस पड़ गई, 4 दिन के बाद स्मेल आती है घर में किसी को, फिर देखते हैं अरे पापा को तो पैर में घाव है, डॉक्टर के पास आते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं सिवाय काटने के। राइट। सो
जिस तरह से आपने एक्सप्लेन करा है, मुझे क्या लग रहा है कि डायबिटीज़ ही एक ऐसी बीमारी है जो एक ऑर्गन को नहीं, पूरे शरीर की जो वर्किंग है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये होल बॉडी डिजीज है। केवल यही डिजीज होगा शायद जो पूरे शरीर को प्रॉब्लम कर रही है। और ऐसा मुझे तो नहीं समझ में आया, जैसे हार्ट की किसी को प्रॉब्लम हुई तो हार्ट में है, किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी में है, लेकिन डायबिटीज अगर है तो सारी प्रॉब्लम है, सारे ऑर्गन्स ससेप्टेबल हैं। हाँ। इसके मैं सॉल्यूशंस पे तो अभी आऊँगा, और आपने, मुझे मालूम है, बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करा है। मैं आपसे जब बात कर रहा था तब भी पता लगा मुझे कि किस तरह से 10 से ऊपर वाले को भी आपने ट्रीट करा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, क्योंकि अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझूंगा इसका कि होता क्यों है डायबिटीज़, तब तक मैं इसके क्योर्स नहीं कर पाऊंगा शायद। और लोगों के बहुत मिसकंसेप्शंस हैं सोशल मीडिया पे, मैं मतलब देखता रहता हूँ। और मेरे फीड में एक बार मैंने एक डाइट का वीडियो देखा तो मुझे बहुत सारे आने लगे। अब हुआ ये कि उसमें एक बंदा बोल रहा है ये मत खाओ, दूसरा बोल रहा है ये मत खाओ, तीसरा बोल रहा है ये मत खाओ। भाई मैंने कहा यार मैं खाऊं क्या फिर? एग्जैक्टली अगर यही है तो फिर मैं खाऊं क्या? तो मैं सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि होता क्या है डायबिटीज। ओके, ऑलराइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डायबिटीज होता तो बहुत अलग अलग प्रकार का है, बट वील नॉट कंफ्यूज। तो हम सिंपल व्यू देंगे, टेक्निकली करेक्ट और सिंपल। ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज से शुरू करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट में इंसुलिन हो गया 0, इंसुलिन नहीं बन रहा है। इंसुलिन पैनक्रियाज में बनता है। पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में केले की तरह का ऑर्गन होता है। लिवर सबको पता है राइट साइड में, पैनक्रियाज की नॉलेज थोड़ी कम है लोगों को। जी। वो लेफ्ट साइड में होता है केले की तरह। उसमें से बीटा सेल होते हैं जो कि इंसुलिन को रिलीज करते हैं। तो आपने खाना खाया, भले उसमें प्रोटीन है, कार्ब है, हर एक का जो रिस्पॉन्स है वो पैनक्रियाज देती है। पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती है, और इंसुलिन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्शन है शुगर कम करना इंसुलिन का। बट खाली यही नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली टाइप 1 में ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है, पैनक्रियाज में कुछ नहीं बचता, बीटा सेल खत्म हो गए। और ये होता क्यों है? ये कई बार बैड लक है, एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, वायरसेस हैं जो पैनक्रियाज को डैमेज कर देते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डैमेज हो जाता है, ख़त्म। ठीक है। तो ऐसे में इंसुलिन बन नहीं रहा है। इंसुलिन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो अंदर नहीं बन रहा तो बाहर से देंगे। तो टाइप 1 पेशेंट को तो इंसुलिन के बिना गुजारा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है डे 1 से। ऐसे पेशेंट डायग्नोज कैसे होते हैं? वो सडनली बीमार होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, या कोई और कॉम्प्लिकेशन होता है, आईसीयू में लैंड अप होते हैं, और हम देखते हैं कि उनको एसिडोसिस हो गया है। इसको कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। यूजुअली इनका शुगर हमें 400 के ऊपर मिलता है। तो ये तो हो गया टाइप 1। ठीक है, पता भी नहीं लगा कि 400 से ऊपर डायबिटीज हो गया उनको। ये सडनली बीमार पड़ते हैं। थोड़े सिम्टम्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सिम्टम इतने वेग हैं कि पेशेंट सोचता है थकान वकान हो गई होगी, ज़्यादा काम कर लिया, इग्नोर मार देते हैं, है ना। अब आते हैं टाइप 2। टाइप 2 टाइप 1 से बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है ना। तो इनफैक्ट इंडिया में जो मेन, या पूरी वर्ल्ड में जो मेन काइंड ऑफ डायबिटीज़ है वो यही है, टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस का खेल है। बॉडी में इंसुलिन है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। तो घर में जैसे माँ बच्चे को कुछ बोलती है, नहीं सुनता, तो वॉल्यूम बढ़ा देती है, चिल्लाती है, तो थोड़ा वो भाग के काम करने लगता है, बट अल्टीमेटली बच्चा ढीठ हो जाता है, मम्मी तो चिल्लाती रहती है, वो सुनता नहीं है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में इंसुलिन पहले वॉल्यूम अपना बढ़ाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होता है तो पैनक्रियास और काम करती है, इंसुलिन और बनाती है। तो बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत हाई हो गया तो वो शुगर को मेंटेन कर लेता है कुछ टाइम तक, बट अल्टीमेटली पैनक्रियास का दम निकल जाता है। इसको कहते हैं पैनक्रियास बर्नआउट। ठीक है ना। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब एडवांस हो जाती है तो हम हाई शुगर्स देखने लगते हैं। ये है टाइप 2। ठीक है। ये खाली मोटे लोगों में नहीं होता है, बट हालांकि ओबेसिटी का बहुत ड्रामेटिक इम्पैक्ट है, बट इंडिया में थोड़ा कहानी डिफरेंट है। पतले लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। राइट। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और ये क्यों बढ़ रही है? बहुत सारे कारण है ना। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारी डाइट में अब रेडीमेड का बहुत फैशन हो गया है, तो हर चीज़ पैकेट में आने लगी है। फास्ट फूड खुल गए अमेरिका वाले, है ना। तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब्स की उसमें आता है कैटेगरी में। बॉडी अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब्स अगर लेगी तो इंसुलिन स्पाइक बहुत ड्रामेटिक होगा। ठीक है। धीरे धीरे इतना बार हम खाना खाते हैं, इंसुलिन स्पाइक होते रहता है, तो हमारा इंसुलिन ऊपर जाके नीचे आना चाहिए, नीचे आता ही नहीं है।
परसिस्टेंटली हाई रहता है। तो जब भी बॉडी में कोई भी केमिकल इतना हाई रहेगा, हार्मोन इतना हाई रहेगा, तो बॉडी उसको रिसेप्टर को डाउन रेगुलेट कर देती है, बात सुनना बंद कर देती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद सीधा डायबिटीज़ नहीं होता है एक दिन में, पहले हमें होता है प्री डायबिटीज़। तो भगवान ने बहुत सेफ्टी मैकेनिज्म रखे हैं, आपको मौका दे रहा है, 5 साल 6 साल मौका दे रहा है कि प्री डायबिटीज़ में हो उसको रिवर्स कर लो। बट अगर फिर भी पेशेंट नहीं कर पाता है किसी भी कारणवश, जानबूझ के या अनजाने में, फिर वो लैंड अप करते हैं डायबिटीज़ में। और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ एक बार शुरू हो गई तो फिर तो हम बीमारी से लड़ रहे हैं ना। फिर हम बहुत कम पेशेंट्स में देखते हैं कि दवाइयाँ कम हो पाती हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट होप हार जाते हैं, ठीक है। ये हैं 2 जो सबको पता है। इसके अलावा इंडिया में एक कैटेगरी होती है हर जगह, टाइप 3C। सो टाइप 3C होती है शराब पीने से, राइट। वन ऑफ द रीजंस बेसिकली होती है ये पैनक्रेटाइटिस से। तो पैनक्रेटाइटिस शराब से काफ़ी रिलेटेड है, हालांकि ये स्टोन से भी होता है ना। गाल ब्लैडर, पित्त की थैली में पथरी है, छोटी है, कीचड़ है, वो पैनक्रियास में घुस के डैमेज कर देता है, तो पैनक्रेटाइटिस हो जाता है। और पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो एक बार नहीं होती, एक बार हो गया तो यू आर प्रोन, डेटा बताता है कि ये होती रहेगी, राइट। और हर बार थोड़ा थोड़ा पैनक्रियास खत्म हो जाएगा। तो पैनक्रियास खत्म हो गया तो फिर तो इंसुलिन खत्म हो गया, तो कहानी वही टाइप 1 वाली हो जाती है। तो ये एक तीसरे तरह की बीमारी है। लेकिन मोस्ट कॉमन इनमें टाइप 2 डायबिटीज। तो मोस्ट कॉमन टाइप 2 है। दर्शकों को अगर टाइप 2 है तो उनको बहुत फायदा होने वाला है। ओके, मुझे जो समझ में आया, टाइप 1 में पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन क्रिएट करना ही बंद कर देता है। एग्जैक्टली। लेकिन 2 में इंसुलिन क्रिएट तो हो रहा है, इनफैक्ट वो ज़्यादा हो रहा था, जब ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बॉडी ने बोला कि अब अगर इतना ज़्यादा इंसुलिन हो रहा है तो मतलब उसकी बात को सुनना बंद कर देता है। और शुगर जो है वो फ्री घूम रही है बॉडी में, घूम रही है, और इस वजह से शुगर 300 400 500 बढ़ती रहती है। एग्जैक्टली। ओके, तो आपने बोला कि जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसकी वजह से मेन रीज़न वही है डायबिटीज़ 2 का, जब शुरू होती है, है ना? हाँ। तो मैं डाइट की बात करता हूँ अभी आपसे, और ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है। तो डाइट में, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इंडिया में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, एंड थैंक गॉड हमारे यहाँ पे इतनी वैरायटी है, बहुत ज़्यादा। मैं जब लंदन से यहाँ अभी शिफ्ट हुआ 2 साल पहले, 12 साल वहाँ रहा, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट के नाम पे केवल सीरियल्स ही होता है, या टोस्ट ले लोगे आप, या एवोकाडोस डाल लोगे मैक्स, उससे अलग ना किसी के पास टाइम है ना हम बनाते हैं वहाँ पे। और यहाँ मैं अब 7 डेज अलग अपना एक ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इतनी वैरायटी शायद कहीं नहीं है। एग्जैक्टली। बट क्या चूज़ करें जिससे कि हम हेल्दी रहें, फिट रहें, और टेस्ट भी हमारा बना रहे, क्योंकि दोनों बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मॉर्निंग टू इवनिंग का अगर हम चलें, उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ के लिए एक बिग नो है, चाहे डायबिटीज़ है और चाहे नहीं है? हाँ, तो हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो डाइट और दूसरा एक्टिविटी। अब हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, तो सेडेंट्री है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है, सोशल मीडिया है, ज़्यादातर सिटिंग जॉब्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, दे डोंट गो आउट दैट मच। करेक्ट। और वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन है। वर्क फ्रॉम होम के बहुत खिलाफ हूँ वैसे मैं। दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक डैमेज जो हम देख रहे हैं जी। तो सुबह से शुरू करते हैं। तो हर एक को ब्लैंकेट एडवाइस मैं नहीं देता हूँ, ऑब्वियसली आई टेलर इट, बट मैं एक जनरल फ्रेमवर्क दे देता हूँ। जैसे सुबह उठ के 6 बजे 6:30 बजे लोग चाय ले लेते हैं, एंड किसी भी पेशेंट को अगर बोलो कि चाय के साथ कुछ नहीं लेना, तो दे आर शॉक्ड, क्योंकि हमारे कल्चर में है कि चाय के साथ 2 बिस्किट लेने हैं, ठीक है। और पेशेंट समझता है कि इसमें शुगर ज़्यादा है तो वो चेंज कर देता है, वो नमकीन बिस्किट ले लेता है, या हॉस्पिटल में जो मैरी बिस्किट देखा वो ले लेते हैं, और उनको लगता है वी आर डन, हम वी आर डूइंग गुड जॉब। यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू है। चाय में जो शुगर डाल रहे हैं वो तो एक ही चम्मच है, बट मैरी बिस्किट अगर 4 खा लिए तो ये 4 से 6 चम्मच शुगर ये हो गया। कार्बोहाइड्रेट से बना है ये, ठीक है, तो उसमें भी शुगर है, और ये आपने 6:30 बजे लिया, तो आपकी बॉडी का मीटर चालू है। इंसुलिन थोड़ी बोलेगी कि ब्रेकफास्ट आएगा तब मैं रिलीज होंगी, पैनक्रियास ने इंसुलिन रिलीज करे, तो बॉडी का मीटर डाउन है, तो लिवर काम कर रहा है, पैनक्रियास काम कर रहा है ना, तो अब मेटाबॉलिज्म इज गेटिंग वर्कड अप। फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। सॉरी, उससे पहले मैं एक आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बोला मैरी बिस्किट में 4 से 6 चम्मच शुगर एक बिस्किट में 5 ग्राम से ज़्यादा शुगर है, लेकिन और शुगर खाली टेस्ट से नहीं है, इट इज़ जो बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में बनाएगी। तो मैं एक
एनालॉजी दे रहा हूँ आपको। जी 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 जी, आप मुझे एक समझाने के लिए लेमैन को समझा रहे हैं कि भाई इसमें इतनी शुगर है। यस, लेकिन वो तो बिकता बिना शुगर, मतलब उसका जो मार्केटिंग है वो इसी हिसाब से है कि शुगर नहीं है। हाँ, मार्केटिंग गिमिक, ये मार्केटिंग वाले तो दे आर हैट्स तो ऑफ। मार्केटिंग ही है बेसिकली वो। इट्स ऑल मार्केटिंग। क्योंकि मेरे फादर खाते थे, उनको डायबिटीज था, I know. तो वो खाते थे, तो बोलते थे कि यार मेरे लिए तो वही लेके आना क्योंकि वो सही है। अब मैंने भी कभी क्वेश्चन नहीं करा इस चीज को, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि बट वो हमें डेंजरस उसमें है। कार्ब कंटेंट देखना है। जो अच्छा। कार्बोहाइड्रेट है अल्टीमेटली वो बॉडी में टूट के ग्लूकोज ही बनेगा, शुगर का ही एंड प्रोडक्ट। तो बेसिक केमिकल जो बॉडी में बनेगा जिससे एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज ही। तो बिस्किट्स ना, कोई भी बिस्किट्स ना खाएं फिर, इसका मतलब चाय के साथ? देखो ये ब्लैंकेट एडवाइस नहीं है, बट इफ यू आर डायबिटिक एंड योर शुगर्स आर नॉट कंट्रोल्ड, HbA1c आपका 7, 8, 9, 10 है, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट बी ऑन सच अ हाई कार्ब डाइट। उससे बेटर है कि मैं चाय में थोड़ी सी चीनी डाल लूं। चाय में चीनी आप डाल लीजिए, मैं चीनी से नहीं डरता हूँ, मैं हिडन शुगर से डरता हूँ। तो वो हिडन शुगर मैं आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये मारी बिस्किट भी एक हिडन शुगर है। तो पहला ये हो गया। फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर हम पराठे लेते हैं। तो पराठे में काफ़ी सारे इश्यूज हैं। एक तो पराठे में ज़्यादातर आलू डालते हैं, ठीक है, वो कार्ब्स हैं। पराठा जो गेहूं से बनता है वो भी कार्ब्स है। तो एक पराठे में आप मान के चलिए 5 चम्मच शुगर है। एक पराठे में? एक पराठे, आलू के पराठे में? हाँ, 25 ग्राम। 25 ग्राम इज 5 टीस्पून ऑफ शुगर। तो हम उसको नमकीन टेस्ट समझ के, वी आर नॉट वरिड कि इसमें तो शुगर है नहीं, ये तो नमकीन है। मेरे को तो डॉक्टर ने मीठे के लिए मना किया है। तो पराठे खा रहे हैं ना, और 2 पराठे खा लेते हैं, तो आप समझ लीजिए 10 ग्राम शुगर ले लिया। ठीक है, उसके साथ में अगर आपने कोई सब्जी ले ली आलू की, आलू इज़ वेरी हाई इन कार्ब्स, या दाल ले ली, दाल इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन कार्ब्स। दाल को हम प्रमोट करते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स। ठीक है, प्रोटीन है 15 ग्राम एक कटोरी में, 150 ग्राम में 15, लेकिन उसमें 25 से 30 शुगर भी है ग्राम, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड में जा रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म प्रेशराइज्ड हो रहा है। ठीक है, फिर हम आते हैं लंच में। लंच में भी यही कहानी रिपीट होती है। रोटी नमकीन होती है, लेकिन रोटी में 5 चम्मच शुगर है। एक रोटी में? एक रोटी में, एक रोटी में 5? मैं आपको छोटी मीडियम साइज की रोटी बोल रहा हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स। 5 जो हमारे घर में रेगुलर 5 चम्मच बनती है। 5 टीस्पून ऑफ शुगर इन दैट। ओह माय गॉड। ठीक है, और ज़्यादातर इंडिया में वेजिटेरियंस जो हैं वो दाल, राजमा और छोले, है ना, ये सब भी लेते हैं। और दालों में और राजमा में और छोले में इसको प्रोटीन की मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त है ना। बहुत से यूट्यूबर्स भी बोलते हैं, ठीक है प्रोटीन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 15 ग्राम है, लेकिन वो आता किस कॉस्ट पे है, वो कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपटा हुआ आता है। तो अगर आप फिट हैं, आपका लिवर विराट कोहली की जैसा है, या आप यंग बच्चे हैं, या आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, इट्स गुड। आप दाल लीजिए, राजमा छोले लीजिए। बट अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, हमारी चर्चा पेशेंट के लिए हो रही है, तो अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं और टारगेट मीट नहीं हो रहा है, HbA1c का, शुगर्स हाई जा रहे हैं, HbA1c 7, 8, 9, 10 इतना है, तो फिर आपको ये वाली चीज़ें भी कट करनी होंगी, रिस्ट्रिक्ट करनी होंगी। हमेशा के लिए नहीं, जब तक आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता। ठीक नहीं जाए। ओके। ज़्यादातर लोगों में हो जाता है, किसी किसी में नहीं भी होता है। यही कहानी रात में भी होती है। हमारा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट खाना है नहीं, वेजिटेरियन खाने में यही सब वेराइटीज़ होती हैं। तो इस तरह से वी एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ कार्ब। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आप टोटल करेंगे तो लगभग 200 से 300 ग्राम्स एक एवरेज आदमी खा रहा है, और उनको लगता है वो बहुत हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं। और अभी मैंने स्नैक्स का तो बोला ही नहीं, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स को हमारे यहाँ कल्चरली बहुत हेल्दी समझा जाता है। तो ठीक है, फ्रूट्स में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपटा हुआ होता है। तो अगेन, इफ़ यू आर अ एथलीट, इफ़ योर एक्टिविटी लेवल इज़ वेरी गुड, आप दुबले पतले हैं, फिट है, मेटाबॉलिज्म आपका परफेक्ट है, तो वंस इन अ वाइल फ्रूट में कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रूट चाट अगर लेंगे, ओवरलोड करेंगे, और अगर डायबिटिक पेशेंट है और शुगर्स बहुत हाई हैं, देन देयर इज़ एन इशू। एग्जाम्पल, ऑरेंज। सो एक ऑरेंज हम अगर लें मीडियम साइज का, तो उसमें 16 ग्राम कार्ब्स है। तो एक ऑरेंज में 16 ग्राम? हाँ, 16 ग्राम। तो ये 3.5 से 4 चम्मच शुगर हो गया। एप्पल में इससे भी ज़्यादा है, 20 ग्राम। अगर मैंने 4 ऑरेंज का स्क्वीज करके जूस पी लिया, जूस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। जूस में फाइबर निकल गया, तो कार्ब्स तो हैं ही, फाइबर निकल गया, 4 फ्रूट का शुगर 1 में आ गया, और अगर आप फ्रूट खाएंगे तो टाइम लगेगा,
जूस में टाइम नहीं लगेगा, तो बॉडी को सडनली बहुत ज़्यादा शुगर मिलेगा, तो पैनक्रियाज एकदम परेशान हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना होगा ताकि आपका शुगर एक लेवल पे वो मेंटेन कर सके। एप्पल का क्या बता रहे थे आप? हाँ, एप्पल में 20 ग्राम कार्ब्स, तो वो आप मान के चलिए 4 से 5 चम्मच हो रहा है। और अगर हम बड़ा ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, तो इंडिया में फ्रूट सैलेड का बहुत वो है, तो फ्रूट सैलेड इज़ वेरी डैमेजिंग ना, और खाली पेट खा लेंगे तो और डैमेजिंग है। तो मैं ब्लैंकेट बैन के लिए कभी नहीं बोलता हूँ, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। आप अपने मतलब कुछ भी ब्लाइंडली ना करें, आप अपनी रिपोर्ट्स देखें, अपनी कंडीशन देखें, अपनी सेहत देखें। तो अगर आपका HbA1c अनकंट्रोल्ड है 8, 9, 10, तो देन डेफिनेटली फ्रूट इज ऑफ द प्लेट एटलीस्ट फॉर 4 months इन माय पेशेंट्स। राइट राइट। या कोई ऐसा फ्रूट है जो डायबिटीज पेशेंट खा सकता है? सारे फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज लिवर में जाता है, और खाली लिवर ही फ्रक्टोज को डाइजेस्ट कर सकता है। और लिवर की जो क्षमता होती है वो डाइजेस्ट करने की 5 ग्राम है, और मैंने आपको बता दिया कितना ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी कई पेशेंट नहीं मानते और वो परेशान हो जाते हैं साइकोलॉजिकली। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर पेशेंट परेशान है तो फिर वो आपकी बात नहीं मानेगा। सो कई बार मैं कीवी अलाउ कर देता हूँ, नॉट बिकॉज उसमें शुगर लोड बहुत कम है, उसका साइज़ छोटा है, अच्छा ओके है ना, तो कीवी ले सकते हैं। और इसी तरह गुआवा ले सकते हैं, उसमें भी साइज़ छोटा, ओके ठीक है। ओके। बेरीज आती हैं, ब्लूबेरीज हो गई या स्ट्रॉबेरीज हो गई, वो तो काफ़ी हेल्दी बोलते हैं। बहुत हेल्दी बोलते हैं, बट अगेन उसमें भी शुगर लोड अच्छा खासा है। मेरे पास UAE के एक बहुत बड़े फार्मास्यूटिकल जायंट आते हैं, है ना, उनका जब भी मन होता है वो फ्लाइट पकड़ के आ जाते हैं, उनके लिए इश्यू नहीं है। और अनकंट्रोल्ड था उनका डायबिटीज़ डिस्पाइट बीइंग ऑन GLP-1 इंजेक्शंस एंड मल्टीपल अदर ड्रग्स। सो उनकी डाइट एनालिसिस शायद डिटेल में हुई नहीं थी, तो उनको किसी ने बेरी के बारे में बोला था, एंड बिकॉज ही सो रिच वो ब्लूबेरीज खा रहे थे। तो मैंने बोला एक बार फोटो वोटो है कि कितना अमाउंट खाते हो, एंड ही शोड मी अ ह्यूज बोल, इतना बड़ा डेली। और उनका HbA1c 9 के आसपास था। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, कोई दवाई चेंज नहीं करी, सेम दवाई। मैंने बोला बस डाइट में ट्वीक करेंगे, एंड आई ट्वीक्ड हिज डाइट, कट आउट फ्रूट्स 6.7 विद इन 3 months। फ्रूट्स केवल कट करने से बाकी जो मेडिसिन, बाकी मेडिसिन चल रही थी उनकी, थोड़ा उनको लाइफस्टाइल भी समझाया, बट मेनली उनकी डाइट में फ्रूट्स का जो कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड था वो मैंने कम किया। राइट। अगेन ये पेशेंट का HbA1c बहुत हाई था। बहुत से पेशेंट नाराज हो जाते हैं जब हम ऐसे बोलते हैं, बट वंस दे सी द बेनिफिट उनको फिर समझ में आता है। आपने फूड के सारे बात बताए, मुझे ये भी पूछना था, नेचुरल शुगर जिन चीज़ों में होता है, जैसे हनी हो गया या जैगरी, जिसको बेटर मानते हैं हम वाइट शुगर से। हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है। तो बॉडी को सोर्स से कोई मतलब नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज गोइंग टू टर्न इनटू ग्लूकोज। तो हनी में भी है, 1 चम्मच हनी में भी है अच्छा खासा शुगर है, ठीक है। जैगरी इज एज डैमेजिंग एज शुगर, ठीक है। बेटर नहीं है जैगरी? नहीं, इट्स नॉट बेटर। मैं तो यही सुनता हूँ सारे रील्स में। इनफैक्ट और हार्मफुल है, क्योंकि ओवरलोड कर लेते हैं। शुगर से तो डरते हैं, सफ़ेद चीनी से डरते हैं, कम लेते हैं। शुगर किसी ने बोल दिया कि हेल्दी है तो वो ओवरडोज हो जाता है। तो टेक्निकली जो एंड इफेक्ट ऑन द बॉडी है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पेशेंट सोच रहा है ये हेल्दी है और फिर वो दबा के खा रहा है। तो मेरे पेशेंट जब आते हैं जिसका फॉर एग्जांपल HbA1c 8, 9, 10 है, तो उनको शुगर मना है, खांड मना है, जैगरी मना है, हनी मना है, और डेट्स भी। डेट्स, एक डेट में 1 चम्मच शुगर है। अच्छा, हमारे घर में डेट्स वाला केक बनता है। हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ बोलती है, मैं तो ज़्यादा इस पे एक्चुअली ध्यान भी नहीं दे रहा अब तक, लेकिन आज के बाद नहीं, लेकिन आप तो फिट हो, यू आर अ फिट गाय ना। आप तो जैसे कि आपने मेरे को बताया, आप तो टेनिस खेलते हो, यू आर अ फिट गाय एंड यू कीप मॉनिटरिंग एवरी 3 months। वो तो है। तो अगर नजर रहेगी तो दुर्घटना नहीं घटेगी। तो यू आर एन एविडेंस बेस्ड पर्सन, तो ऐसा ही होना है। जी। आपको मैं ब्लैंकेटली मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप डायबिटीज पेशेंट है या फैमिली में कोई डायबिटिक है तो फिर आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, मेरा पॉइंट, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा जो पॉइंट था, मैं क्या बोलने वाला था कि बिकॉज वो डेट्स वाले केक बनते हैं और मेरी वाइफ बोलती है कि शुगर नहीं है इसमें, चीनी नहीं डाली है मैंने, जागरी नहीं डाली है, हेल्दी है। तो फिर मुझे लगता है जो आप बोल रहे थे ना अभी, कि वो थोड़ा सा पीस की बजाय डबल हो जाता है वो पीस, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इसमें यार अब इससे अच्छा ही क्या कोई खाएगा। हाँ, डबल हो जाता है। तो वो भी मुझे लग रहा है कि कॉशन उसमें भी रखना पड़ेगा। बहुत सी कंपनीज हैं जो प्रमोट करती हैं प्रोटीन बार्स डेट्स वाले। अब मेरे पास पेशेंट आते हैं कि वाइफ गई, खाना नहीं बन रहा था, प्रोटीन बार्स ये वाले खरीदे, वो बताते हैं कि ये बोलते हैं कि इसमें डेट्स हैं, नेचुरल शुगर है, एंड दे एंड अप मेसिंग अप देयर शुगर्स क्रेजीली। राइट, ओके। तो
फ्रूट में भी बहुत शुगर है और इन सब में भी है। अब मैं आपसे ये तो बाद में समझूंगा कि डाइट क्या होनी चाहिए हमारे खाने में, क्योंकि बहुत कम ऑप्शंस बचेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अर्ली सिम्टम्स क्या है, मतलब बहुत लोग जो इग्नोर कर देते हैं, हम उनको एक बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश अगर करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो मैं आपको दो तरह के अर्ली सिम्टम बताऊंगा। एक तो वेरी अर्ली, मतलब अर्ली से भी पहले, और एक अर्ली। तो पहले वेरी अर्ली पे आते हैं। तो वेरी अर्ली ना बड़े नॉन स्पेसिफिक से होते हैं। तो पेशेंट को थकान होती है, नींद ज़्यादा आती है, स्पेशली अगर खाना खा लिया तो फिर वो ड्राउजी हो जाता है। बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हम चेयर पे ही या डेस्क पे सो जाते हैं 10 मिनट, प्यून को बोलते हैं 10 मिनट किसी को आने मत देना। सो ये भी एक वेरी अर्ली साइन है। अच्छा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि खाना खाने के बाद लिवर के एरिया में थोड़ा फुलनेस फील होती है, नॉट एग्जैक्टली पेन, तो पेशेंट डरता नहीं है, थोड़ा उसको लगता है यार ये थोड़ा सा पेट बाहर आ रहा है, कोई बात नहीं, ज़्यादा खा लिया होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी अर्ली साइन कि आपके कुछ गड़बड़ हो रही है ना, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में आ रहे हैं। एनर्जी लेवल लो होना, ठीक है, ये तो है वेरी अर्ली। तो ये हम सोचते हैं कि कोई वायरस हो गया होगा, काम ज़्यादा कर लिया, लेट नाइट हो गया, तो उसकी वजह से, तो ये निगलेक्ट मार देते हैं पेशेंट। अब हम आते हैं जो ज़्यादा कन्वेंशनल अर्ली सिम्टम्स में बताना चाहूँगा, जो कि अगर जागरूक रहेंगे तो आप पकड़ के अपना टेस्ट करवा लेंगे और बीमारी पकड़ में आ जाएगी। जी जी। तो बहुत सिंपल है, पॉली। तो पॉली वर्ड का मतलब होता है ज़्यादा। तो 3 तरह के पॉली होते हैं। पॉली यूरिया, तो ज़्यादा पेशाब आता है डायबिटीज़ पेशेंट को, ठीक है। अब हम अर्ली डायबिटीज़ के सिम्टम्स बता रहे हैं। पॉली यूरिया, ज़्यादा पेशाब। पॉलीफेजिया, भूख बहुत लगती है। एंड पॉलीडिप्सिया, प्यास भी बहुत लगती है, ठीक है। आँखों में ब्लरिंग होती है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि शुगर हाई गया, अर्ली डायबिटीज़ में शुगर हाई गया, तो आपका जो लेंस है वो पानी खींच लेता है, तो वो स्वेल हो जाता है, तो ब्लरिंग होती है। फिर आप चले फिरे, आपने अगर कोई एक्टिविटी कर ली तो शुगर ठीक हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो लेंस ठीक हो जाता है, तो वो ब्लरिंग चली जाती है। तो अक्सर पेशेंट बोलता है कि मेरी ब्लरिंग होती है लेकिन वो 1-2 घंटे में ठीक हो जाती है। दैट इज़ अ साइन ऑफ डायबिटीज़। स्किन में कोई अगर घाव हुआ, वो भरता ही नहीं है, उसको टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो पेशेंट को किसी मच्छर ने काटा, उसने ऐसे खुजली कर दी, छोटा सा फोड़ा हो गया, अब वो 10 दिन 15 दिन हील ही नहीं हो रहा। राइट। चाकू से कट गया, वो 15-15 दिन हील नहीं हो रहा। तो स्लो हीलिंग इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। ये अगर लक्षण हैं तो फिर आप चौकन्ने हो जाइए। अगर आपको पता नहीं है कि आप डायबिटीज़ पेशेंट है, टेस्ट का टाइम आ गया, टेस्ट करवाना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है फटीग, तो भयानक थकान होना, मतलब हद से ज़्यादा। कई बार पेशेंट कहता है कि मैं बेड से निकल भी नहीं पाता हूँ, एक ये। और वेट लॉस, तो हालांकि आजकल ये कम देखने में आता है। पहले जब मैंने एमबीबीएस किया था तो हमको बताते थे, बुक में लिखा रहता था कि अगर ड्रामेटिक वेट लॉस हो रहा है तो कैंसर, टीबी और डायबिटीज़। अब मोटापा ज़्यादा हो गया, ओबिसिटी आ गई है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ गए, वर्क फ्रॉम होम है, लोग रात तक मोबाइल करते रहते हैं ना, तो इसलिए अब ओबिसिटी रिलेटेड डायबिटीज़ ज़्यादा है। बट स्टिल हफ्ते में आप मानिए 2 पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनका 10 किलो वजन कम हुआ होता है 3 महीने में, डायबिटीज़ निकलता है। माय गॉड। हाँ, आपने फूड की बात करी और सिम्टम्स की भी बात करी। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है और मैं मतलब फील करता हूँ उसको, स्लीप। कि अगर मुझे 7 आवर्स मिनिमम नहीं मिला, 7 to 8 आवर्स के बीच में अगर मुझे नींद नहीं मिलती है तो मैं अगले दिन काम ही नहीं कर पाता हूँ। तो स्लीप का डायबिटीज़ से क्या रिलेशन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राहुल, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। आप अपनी बॉडी की सुनते हो जी, है ना, आप काम नहीं कर पाते, यू लिसन टू योर, आपको ईगो नहीं है, आपको लगता है कि अगर 8 घंटे नहीं हुए तो मैं नहीं काम कर पा रहा। बिल्कुल। कई लोग माचो होते हैं, वो समझते हैं कि ये बहुत अच्छा है कि मैं कम नींद में काम कर रहा हूँ, उनको भी परफॉर्मेंस डिप होता है। स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एंड निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। तो कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब काफ़ी सारी चीज़ें आपने बता दी हैं, इस पॉइंट ऑफ लाइफ, मतलब जो मेरा अभी शेड्यूल है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप दवाइयाँ लिख दो और बस एक टिप दे दो। तो मैं बोलता हूँ स्लीप इज़ अ फैट बर्निंग एक्टिविटी और बॉडी को रीजनरेट करती है वो। तो 8 घंटे की स्लीप इंपॉर्टेंट है, और खाली वो ही नहीं, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। राइट। हमें अपने बॉडी की क्लॉक को थोड़ा रिस्पेक्ट करना है, दिन सन को थोड़ा रिस्पेक्ट करना है। तो 10:30 बजे ऑफ, दैट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू गो टू बेड।
हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपका नाइट शिफ्ट है, अमेरिकन कस्टमर्स हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब छोड़ के पैसा वैसा कमाना छोड़ दो, वो नहीं है। बट हाँ, आप कुछ समय तक ये कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मेरे को नहीं लगता कि 35-37 के बाद ऊट पटांग स्लीपिंग टाइम आप झेल पाएंगे। तो बहुत डैमेज होता है इससे, मेटाबॉलिज्म डैमेज होता है, कॉर्टिसोल स्पाइक होता है, सर्कैडियन रिदम खराब होते हैं, ठीक है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत हेवीली प्रमोट करता है ये स्लीप डिस्टर्बेंस। राइट। सो 10:30 मैक्स सो जाओ और सुबह फिर कितने बजे उठो? कोशिश करिए 7 to 8 आवर्स। राइट। किसी में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, वो आप देख लीजिए। बट जो स्टडीज़ हैं, जो साइंटिफिक एविडेंस है, वो 7 to 8 आवर्स का है। राइट। जो जैसे मेरी टीम में कुछ यंग लोग हैं, दे आर इन अर्ली 20s, 23-24 साल के हैं, एडिटिंग करते हैं मेरे साथ, है ना। और मुझे कई बार मैसेज आता है कि राहुल मैं कल बहुत लेट सोया, 4 बजे सोया मैं कहा 4 बजे मतलब सुबह की 4 बजे की बात कर रहे हो? मुझे नहीं, मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं मैंने किया, मैंने हॉस्टल लाइफ रही है, कभी नहीं किया अपनी लाइफ में, मेरे से होता ही नहीं है, मतलब मेरी बॉडी काम ही नहीं करती वैसे। तो यंगस्टर्स आज 4 बजे सो के और 10 या 11 बजे सुबह उठ के ये एक रैशनल देते हैं कि भाई हो गई मेरी 6-7 घंटे की नींद, तो इज दैट ओके, या फिर वो केवल बिकॉज यंग बॉडी है तो वो उसको झेल पा रहे हैं? देखो, यूथ में तो झेल पाएंगे, और ये गलती सब करते हैं जी। और इसका कोई और मतलब ऐसा तोड़ भी नहीं है। मैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आई हैड टू स्टडी लेट एट नाइट, और हल्ला नहीं होता था, शांति होती थी, पढ़ाई ज़्यादा होती थी। तो 4 बजे तक तो हम खींच देते थे, 3 दोस्त मिलके कॉफ़ी लगा ली, बिस्किट लगा लिया, कार्ब्स लगा लिए, मैगी लगा ली, और जब तक हम यंग थे वेट नहीं बढ़ा। जी। जैसे जैसे हम 30 को टच किए, मैजिकल वेट गेन, और 35 की एज में आई वॉज 109 kg। 109? नाउ आई एम 72 kg। सो बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मुझे भी नहीं पता था इसका लॉन्ग टर्म रेप्रिकॉशन क्या होगा। मेरी दादी को पता था वो बोलती थी अच्छा। कि मोटा हो रहा है, हाँ। सोता नहीं होगा टाइम पे, और ये मैगी वैगी मत खाया कर। शी वॉज एन अमेजिंग लेडी। तो आप अपने दादी और नानी की बात सुनेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो वो हमेशा बोलती थी कम खाओ, गम खाओ और जल्दी सो कम खाओ मीन्स ऑब्वियसली ईट लेस। 100% पेट भरने की जरूरत नहीं है, 80% करो, और टाइम पे सो। और गम खाओ से वो स्ट्रेस, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, स्ट्रेस का मुझे आपसे पूछना था। सो स्ट्रेस का डायबिटीज़ के साथ कोई रिलेशन है कि हाँ अगर हाई स्ट्रेस है तो होगा ही होगा, ऐसा कुछ है? हाँ, ये है। मतलब हर एक की कैपेसिटी स्ट्रेस को झेलने की अलग होती है, लेकिन बॉडी का जो डिज़ाइन है, जो भगवान ने डिज़ाइन बनाया, वो सबका सेम है। आप ब्लैक हैं, वाइट है, चाइनीज़ हैं, इंडियन है, डिज़ाइन सेम है। अगर आपको तनाव होगा, स्ट्रेस किसी भी प्रकार का, फिजिकल या मेंटल, ठीक है ना, तो बॉडी उसको लड़ने के लिए एक हार्मोन आपको देगी। वो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। राइट। तो कॉर्टिसोल के जो रिसेप्टर्स हैं, देखो कोई भी हार्मोन बॉडी में कहाँ एक्ट करता है, ये डिपेंड करता है कि उस एरिया के सेल में रिसेप्टर है कि नहीं। रिसेप्टर बेसिकली चाबी का होल, और हार्मोन को हम चाबी मान लेते हैं। तो अगर होल होगा तभी तो वो चाबी घुसेगी। तो कॉर्टिसोल इज दैट। तो फैट सेल्स में बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं कॉर्टिसोल के। जी। तो कॉर्टिसोल अगर इतना हाई रहेगा तो जाहिर सी बात है फैट सेल्स को सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि पेट का मोटापा, जो कि सबसे डेंजरस, इनफैक्ट इवन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, विसरल ओबेसिटी, वो हाई कॉर्टिसोल से होती है। तो अगर आप अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस से जूझ रहे हैं और आपको कोई तरीका नहीं आता उसको कम करने का, और आप सीडेंटरी भी हैं, डाइट भी खराब है, और वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो हो गया, सारे फैक्टर्स मिल गए। सारे फैक्टर्स मिल गए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा बॉडी में, और उससे आप मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि वो कॉर्टिसोल को एब्जॉर्ब करने के लिए, और वो मोटापा सबसे डेंजरस वैरायटी का मोटापा है। विसरल ओबेसिटी मतलब ऑर्गन के चारों तरफ और ऑर्गन के अंदर चर्बी इकट्ठा हो रही है। फैटी लीवर हो रहा है, फैटी पैनक्रियास भी हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी डेंजरस। तो स्ट्रेस अवॉइड करना है, हाँ, स्लीप प्रॉपर लेनी है, हाँ, और डाइट पे कंट्रोल रखेंगे तो मुझे लगता है कि जेनेटिक्स, क्या उसकी वजह से भी होता है डायबिटीज़? हाँ, जेनेटिक्स में कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ टाइप 1 जो कि इंसुलिन वाला डायबिटीज़ है वही जेनेटिक होता है। इनफैक्ट उसमें तो बहुत कम जेनेटिक रोल है ना, 5% 4%, बहुत कम। जो टाइप 2 है उसमें अच्छा खासा जेनेटिक प्रिडोमिनेंस है, तो 30 to 40% उसमें रोल है जेनेटिक्स का। ओके। लेकिन just because your parents were diabetic doesn't mean you will also be diabetic and you will also have the same complication. Right. आप
मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करिए। भगवान ने बहुत सारे हमारी बॉडी में मैकेनिज्म सेट किए हैं, आपने बस ठीक बटन दबाने हैं। प्रॉपर गाइडेंस से ठीक बटन दबाएंगे तो आप कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। जी जी। आपने सिम्टम्स की बात करी थी, मुझे समझाया था कि एक्स्ट्रा यूरिया अगर प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा भूख लग रही है या ज़्यादा प्यास लग रही है तो ये एक्स्ट्रा यूरिन, हाँ हाँ, तो ज़्यादा आपको डायबिटीज़ के अर्ली सिम्टम्स हो गए। एग्जैक्टली। कौन से टेस्ट मुझे कराने चाहिए डायबिटीज़ के लिए? जनरली तो सब लोग को मालूम है वो 3 मंथ्स वाला जो कराते हैं, बट वो टेस्ट एक तो क्या है और उसके लेवल्स क्या हैं, और उसके अलावा भी कोई टेस्ट हैं जो हमें जल्दी करा लेने चाहिए जिससे हमें ये रहे कि यार पता रहना चाहिए अपने को? ठीक है, तो पहले तो हम जो कॉमन टेस्ट हैं कम बजट में, मतलब एटलीस्ट गाड़ी तो शुरू हो, पता तो चले हो क्या रहा है, तो 500 रुपये में आप 3 टेस्ट करवा सकते हैं कहीं भी इंडिया में। HbA1c, ये 3 महीने का शुगर का एवरेज होता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। एक दिन की जंक फूड से इसको असर नहीं पड़ता है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। फिर इसके साथ फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट पेरांडियल को हम शॉर्ट में कहते हैं PP ब्लड शुगर, खाने से 2 घंटे के बाद। तो ये 3 टेस्ट तो आप करवा लीजिए, तो इससे आपको डायबिटीज़ का पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप और भी नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इससे पहले मुझे पता चले, प्री डायबिटीज से भी पहले, तो आपको फास्टिंग इंसुलिन कराना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है इस मामले में। US में मेरे दोस्त रोते हैं, वो बताते हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैं भी बहुत परेशान रहा हूँ, और डॉक्टर लिखते नहीं है, नहीं लिखता है, ठीक है ना। और इंडिया में भी नॉलेज बहुत कम है, बट इट्स गेटिंग देयर। हर CME में हम बताते हैं, मैं डॉक्टर्स की क्लासेस भी लेता हूँ हर संडे, मेरे जूम मीटिंग्स होती हैं डॉक्टर्स के साथ, एंड वी ट्राई टू प्रोपोगेट दिस नॉलेज। तो फास्टिंग इंसुलिन इज अ वेरी गुड टेस्ट। ये प्री डायबिटीज से भी पहले बता देगा कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल कितना बढ़ रहा है। बट इसमें एक कैच है, जो लैब करती है, कोई भी लैब, वो इसकी नॉर्मल वैल्यू दिखाती है 25 तक। तो 25 देख के सब खुश हो जाते हैं, उनका 24 होता है, नॉर्मल 25 है, तो बल्ले बल्ले। बट बॉडी वेट तो बहुत ज़्यादा है, 98 kg के हो गए, 165 सेंटीमीटर, 5.5 फुट के हैं और आप 98 के हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन सबको नहीं आता है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है उसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी कंसेंसस गाइडलाइन नहीं बनी है। अब होता क्या है कि कोई भी चीज़ जब किसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन में आती है, उसके लिए एविडेंस का एक सर्टन नंबर चाहिए होता है जी जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नहीं पता। हम जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हम डिस्कस करते हैं, एंड हम चाहते हैं कि फास्टिंग इंसुलिन जो है वो 6 से कम रहे। ये एथलीट लेवल की बात हो रही है, ये तो बहुत परफेक्ट हो गया। इनफैक्ट मेरे पास कई बार स्टेट लेवल के क्रिकेट ट्रायल के बच्चे आते हैं और बैडमिंटन प्लेयर्स, उनका फास्टिंग इंसुलिन 2 होता है। राइट, ठीक है। अगर आप 10 तक हैं तब भी आप सेफ है ना। तो 0 से 10 इट्स गुड, है ना। 0 तो ऑब्वियसली नहीं होता है, 2 से 10 आपका ये ऑप्टिमल है। अगर 10 से ऊपर जाना शुरू हो गया, मान लीजिए आपका 15 है, तो इसको अर्ली वार्निंग मानिए, आपका फास्टिंग इंसुलिन बढ़ रहा है। ठीक है, एक रीडिंग से घबराना नहीं, इसको आप रिपीट कर लीजिए। तो अगर 2 रीडिंग आपकी 15-16 आ गई, तो आपका फास्टिंग इंसुलिन अब आपको अर्ली वार्निंग दे रहा है। तो आप अभी प्री डायबिटीज में पहुंचे भी नहीं है, पहुंचने वाले हैं। ठीक है, और अगर 20 से ऊपर है फिर तो बहुत डेंजर है, तो आपका फास्टिंग इंसुलिन हाई है। तो इंसुलिन हाई होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ये 2 अलग इश्यूज हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो गया और इंसुलिन हाई भी हो गया। ठीक है, मैं ये समझाऊंगा आगे डिटेल में। ठीक है, तो फास्टिंग इंसुलिन एक टेस्ट है जो हम उसको करवा सकते हैं। ये महंगा टेस्ट है क्या सर? ये 800 रुपए का टेस्ट है। ठीक है, मतलब अफोर्डेबल है, इजीली करवा ही सकते हैं इसको। हाँ, हम लोग इतनी छोटी छोटी खर्चे करते हैं, PVR में 5000 की पिक्चर देख लेते हैं। मेरे को तो लगता है कि हमें फैमिली के टेस्ट पे स्पेंड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा कमा पाएंगे। फिर आप देखते रहना पिक्चर, हेल्दी रहना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो टेस्ट की सारी बात होगी। H1ABC जो टेस्ट है, हाँ, है ना, HbA1c, हाँ, HbA1c जो टेस्ट है उसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए? जो उसके लेवल्स मुझे थोड़े समझने, कहाँ पे डेंजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो HbA1c एक नॉर्मल इंसान में 5.6 से कम होता है जी, यानी कि 5.5 है ना, उससे कम है तो वो नॉर्मल है। तो आप प्री डायबिटिक भी नहीं है, आपको डेफिनेटली डायबिटीज भी नहीं है। 5.6 अगर टच हो गया और 6.4, तो 5.6 और 6.4 इसके बीच में है तो ये प्री डायबिटीज है। और अगर आप 6.5 से ऊपर चले गए तो 6.6 हो गया, 6.7, तो दैट इज डायबिटीज। तो दिस इज द कंसेंसस गाइडलाइन। बहुत सालों से इस पे रिसर्च हो रही है और ये बहुत एक्यूरेट है। अगर हम इन चीज़ों को मानेंगे, ध्यान देंगे, तभी हम कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। इसमें मैं कहीं जैसे पढ़ रहा था तो मुझे ये भी समझ में आया कि शायद ये लेवल्स चेंज हुए हैं पहले के कंपैरिजन में।
तो ऐसा कुछ है। और या जैसे इसमें 0.1 भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि जैसे आपने बताया 5.6 टू 6.4 जो रेंज है, इसमें भी अगर किसी को 6 है वर्सेस 6.4 है या 6.3 है तो काफ़ी फ़र्क है। वो फ़र्क है, इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। और लेवल्स चेंज क्यों हुए हैं? क्योंकि पहले हमको नॉलेज कम थी, रिसर्च की फैसिलिटीज़ कम थी। तो जैसे जैसे साइंस की तरक्की होगी, जैसे जैसे हमारी रिसर्च बेटर होगी, हमें बेटर एविडेंस मिलेगा। ठीक है ना। पहले फास्टिंग शुगर 150 के ऊपर डायबिटीज़ बोलते थे बहुत पहले, अब 126 इज डायबिटीज़। राइट। तो दिस इज नॉट टू फ्लीस यू, आपको ठगने के लिए नहीं कर रहा है कोई। अमेरिकन सरकार को, भारत की सरकार को कमी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर रही, इतने सारे लोगों को धोखा देने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। ये नया एविडेंस आया है, उन्होंने स्टडीज करी, उन्होंने देखा कि अगर इससे कम है, 126 से कम है शुगर, तो पेशेंट सेफ रहता है। 126 के ऊपर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। तो 126 आप फास्टिंग वाला बोल, फास्टिंग शुगर। और जो पीपी था वो कितना होना चाहिए? तो पीपी शुगर अगर आपका 200 के ऊपर जा रहा है तो दैट इज डायबिटीज। 200 से नीचे ठीक है? 200 से नीचे ठीक है, 200 से नीचे ओके। डायबिटीज पेशेंट की बात हो रही है। अगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो गाइडलाइंस अलग हैं। तो ये जो HbA1c है और फास्टिंग है और पीपी शुगर है, इनकी जो गाइडलाइन डायग्नोसिस की है वो अलग है। एक बार आपको डायबिटीज हो गया तो ट्रीटमेंट की गाइडलाइन अलग है। ओके, वो भी बता दूं? बिल्कुल बता दीजिए। तो डायग्नोसिस तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि मान लो आपको डायबिटीज़ हो गया और आपको लेट पता चला, या 4-5 साल हो गए आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो वंस यू आर ऑन मेडिसिन, एंड ऑब्वियसली इसके साथ मैं लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज को भी प्रमोट करता हूँ, तो हम जहाँ का ना है, मंजिल क्या है, अगर हमें अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता तो फिर हम पहुँच नहीं पाएंगे। अगर मैं किसी को बोलूँ कि एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट लेनी है, आई हैव टू टेल देम ना कहाँ जाना है। तो HbA1c को 7 से नीचे रखना है डायबिटीज़ पेशेंट को। ओके, किसी भी माध्यम से, दवाई से, एक्सरसाइज से, डाइट से, वॉट एवर इज वर्किंग फॉर यू, ऑब्वियसली डॉक्टर से मदद लेनी है। फास्टिंग शुगर, इसको आपने 130 से कम रखना है। ओके, आइडियल तो 115 है, बट 130 पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो गाइडलाइन है 130 से कम। और ये गाइडलाइन सारे पढ़े लिखे देशों की है, सब मतलब ऐसा नहीं कि भारत की गाइडलाइन है, ग्लोबली ये सारी, ग्लोबली इंडिया इज लाइक, हमारी रिसर्च किसी से कम नहीं है जी, ठीक है ना। तो हमारी गवर्नमेंट हमारी खुद की गाइडलाइन भी बनाती है, वो सेम है जो अमेरिकन गवर्नमेंट बनाती है। अब हम आते हैं पीपी ब्लड शुगर पोस्ट प्रैंडियल, खाने से 2 घंटे के बाद। तो इसकी जो गाइडलाइन है, इसको 170 से कम रखना है। ये गाइडलाइन बनी इसलिए क्योंकि ये टारगेट अगर डायबिटीज पेशेंट मीट करेंगे, उनकी किडनी खराब होने का चांस कम है, हार्ट अटैक का चांस कम है, लिवर फेलियर का चांस कम है, आंखें बरकरार रहेंगी, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम है। इसीलिए गाइडलाइन को फॉलो करना है, मीट करना है। खाली इलाज लेना है, HbA1c 10 था, 8 आ गया, खुश नहीं होना है। 7 के नीचे मतलब 7 के नीचे। राइट। और ये टेस्ट कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए एक डायबिटीज पेशेंट को? ओके, इसमें भी कई सारे कैवियाट्स हैं, ब्लैंकेट ड्यूरेशन नहीं बोलता हूँ, बट अगर आप वेल कंट्रोल्ड हैं, 7 के नीचे आ गए हैं, तो एवरी 3 मंथ्स कराना। ये 3 महीने का टेस्ट है, ये 3 महीने में चेंज होगा। लेकिन अगर आप मेरे पास आए 12 पे, HbA1c 12 है, फास्टिंग शुगर 400 के ऊपर है, तो फिर मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करता हूँ। फिर मैं 3 महीने, अगर 3 महीने में कराऊंगा तो मेरे को प्रोग्रेस नहीं पता चलेगी जी। तो ऑब्वियसली ये एक महीने में बिल्कुल नीचे तो नहीं आएगा, बट ज़्यादातर पेशेंट में मैं 0.5 से 0.7 का ड्रॉप देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं इनिशियली फ्रीक्वेंटली मंथली कराता हूँ। और एक बार आप 7 के नीचे आ गए, फिर आप रिलैक्स हो जाइए, 3 महीने में एक बार, वो करना ही है। ठीक है। और जो प्री डायबिटिक कंडीशन में है 5.6 to 6.4, या उनको कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए? जैसे मेरा केस है, हाँ, मेरा उसी में आता है, तो कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए? उनको एवरी 3 मंथ्स कराना है, बट खाली टेस्टिंग कराने तक सीमित नहीं रहना है। एक्सपर्ट से मदद मांगनी है और इसको रिवर्स करना है। भगवान ने आपको लग रहा है कि मेरे को क्यों प्री डायबिटीज़ दे दिया, भगवान मेरे को प्यार नहीं करता। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आपको प्री डायबिटीज़ दिया है ताकि आप चौकन्ने हो जाए, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लें, और ये बहुत इजीली रिवर्सेबल कंडीशन है। वेट कम करना है अगर ओवरवेट है, अगर अल्ट्रा प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं, वो बिल्कुल ना के बराबर कर दीजिए। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है स्लीप और एक्टिविटी में, उसको हटा दीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं वो करिए, जिम कर सकते हैं वो करिए, योगा, वॉकिंग, एनी एक्टिविटी, तो एक्टिविटी बढ़ानी है। तो प्री डायबिटीज़ इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको कि हम मिस कर देते हैं बहुत बार लापरवाही की वजह से। डॉक्टर ब्रिजमोहन, फिर अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो आपके पास बहुत तरह के पेशेंट्स आते होंगे, डिफरेंट रिलीजन के आते होंगे, इनफैक्ट डिफरेंट एज ग्रुप के भी आते होंगे।
कैसे आप क्योंकि अगर आप डाइट से उनको चीज़ें बताओगे, अगर अब मैं जैन हूँ और आप मुझे डाइट में कुछ बोलोगे करने के लिए, तो हो सकता है मेरे रेस्ट्रिक्शंस हों, ब्राह्मण्स के हो सकते हैं, मुस्लिम्स के हो सकते हैं, हिंदूज़ के हो सकते हैं, बिल्कुल। प्रेफरेंस अलग हैं। बिल्कुल। तो आप कैसे ट्रीट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो एक डायबिटीज़ पेशेंट को ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, सो इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी ही हमारी ब्यूटी है। जी। और मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा, मेरे पिताजी ब्रिगेडियर जी। थे, तो मैं बहुत ज़्यादा शहरों में रहा हूँ, मैंने बहुत कल्चर्स देखे हैं। जी। और पापा मेरे को बोलते थे कि हमें मंदिर भी जाना है, मस्जिद भी जाना है, गुरुद्वारे भी, चर्च भी। तो ये हमारा एकदम मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है। सो आई एम वेरी सेंसिटिव टू द फूड दैट आई कैन एडवाइज टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेशेंट आती हैं, वो जैन पेशेंट है जी। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। उनकी डॉटर कनाडा में रहती है। उन्होंने मेरा कोई वीडियो देखा और मम्मी को भेजा, क्योंकि मम्मी डायबिटिक है। तो मम्मी घर में कुछ ज़्यादा बिजी रहती है, उनके एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, तो बहुत बिजी रहती है। मम्मी नहीं आई, उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेकिन भेज दिया। उनकी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को बहुत हाई लेवल का डायबिटीज़ था, HbA1c 13 व्हेन दे केम टू। ओह माय गॉड। ओवर 4-5 मंथ्स वी रिड्यूस्ड इट। अब अभी मेरे ख्याल से कल परसों वो आए थे, तो 6.9 था, 13 से 6.9। तो ये इम्प्रूवमेंट की जो स्टोरी थी, इसने इन महिला को भी मोटिवेट किया। तो ये जैन माता जी भी आई, लेकिन जो लड़के को मैं ट्रीट कर रहा था उसको मैंने नॉनवेज बोल रखा था। तो इनको बहुत डाउट हो रहा था कि डॉक्टर मुझे भी नॉनवेज बोल देगा। सो मैंने इनको प्योर वेज और रूट्स के बिना, क्योंकि ज़मीन के नीचे की चीज़ें जेंट्स नहीं खाते हैं ज़्यादातर, तो मैंने इनको जो डाइट बताई दैट वाज इन अकॉर्डेंस विद देयर रिलीजन, देयर कल्चर। एंड हैट्स ऑफ टू द पेशेंट, क्योंकि मैं आई कैन नॉट फिक्स डायबिटीज़ विदाउट द पेशेंट। तो मैं आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ द, आई एम जस्ट अ गाइड। मैं खाली गाइड करता हूँ, बाकी मेहनत पूरी पेशेंट की रहती है। तो ऑब्वियसली इनको हमने स्पेशल डाइट पे डाला। हमने इनको डाइट चार्ट में कभी देता नहीं हूँ, मेरी एक स्पेशल प्रोटोकॉल है 5 प्लेट, जो मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो मैंने इनको 5 प्लेट प्रोटोकॉल समझाई अपनी। एंड वंस शी गेन ट्रस्ट और देखा कि ये तो सारे मेरे रिलीजन के हिसाब से, शी प्रॉमिस टू फॉलो दैट। उसके साथ मैं एक लिस्ट देता हूँ, नॉट टू ईट। तो 5 प्लेट प्रोटोकॉल दिया, नॉट टू ईट लिस्ट दिया, और एक्टिविटी बताया। ऑब्वियसली ये 62 ईयर की महिला है, घर में बिजी रहती है, घर में बच्चा बीमार है, तो जिमिंग विमिंग तो आउट ऑफ क्वेश्चन। तो जिमिंग मैं नहीं बोलता हूँ। तो इनको मैंने एक्टिविटी मॉड्यूलेशन, छोटी छोटी चीज़ें, सीढ़ी चढ़ लो जब मौका लग रहा है, अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो गाड़ी एकदम दुकान के सामने मत खड़ी करो, 800 मीटर दूर वॉक कर लो, तो थोड़ी वॉक हो जाएगी आपकी, है ना। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैंने इनको बताई हैं, एंड शी इज़ रिस्पॉन्डिंग अमेजिंगली वेल। तो इनका भी शुगर जब आया तो मेरे ख्याल से 10 के ऊपर ही था, एंड शी हैज़ रिस्पॉन्डेड अमेजिंगली वेल। इट्स डाउन टू 6 पॉइंट समथिंग। 5 प्लेट्स बता दो, अब मैं मेरे से रुका नहीं जा रहा। ओके, तो मैं डाइट चार्ट क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि डाइट चार्ट देना इज़ लाइक अ हिटलर टाइप ना ऑर्डर, तो पेशेंट फॉलो नहीं करेगा जी। पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं आपके साथ रहता नहीं, मैं आपके घर में नहीं रहता, तो मैं आपको कैसे डिक्टेट कर सकता हूँ कि ये इस समय खाओ। तो मैं क्या करता हूँ, आई मेक यू एन एक्सपर्ट इन मेकिंग योर डाइट चार्ट। और मैं कोई एग्जॉटिक चीज़ें नहीं बताता। मैं दिल्ली वाले को केरला में मिलने वाली कोई ग्रेन नहीं बताऊंगा। तो आपके घर के आसपास ही जो चीज़ें मिलती हैं, जो आप नॉर्मली खाते हैं, मैं उनकी मात्रा चेंज कर देता हूँ। तो 5 प्लेट प्रोटोकॉल में जो पहली प्लेट है दैट इज़ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स लेने तो आपका मिनरल्स और विटामिन्स की जो इशू है वो ख़त्म, आपको सब मिल रहा है उसमें। वेजिटेबल में लेकिन 4 चीज़ें मैं अलाउ नहीं करता हूँ, ज़मीन के नीचे वाली। तो इसमें आलू आ गया, स्वीट पोटैटो आ गया, रूट्स आ गए, है ना, बीट रूट भी। तो कई बार पेशेंट आते हैं, फैटी लिवर होता है, डायबिटीज़ होता है, एक लड़की का वीडियो देखा है, बहुत दुबली पतली, इंटरनेट पे सुंदर है, फॉलो करने लगते हैं, बट इसमें शुगर भी तो बहुत है। तो ये मैं मना करता हूँ। तो वेजिटेबल्स सारे अलाउ करता हूँ, ज़मीन के नीचे की चीज़ें बंद। तो ये होगी हमारी पहली प्लेट। ये सबके लिए है? सबके लिए। ओके। ये करेंगे तो आप मेटाबॉलिकली एक एथलीट लेवल की तरफ जा रहे हैं, आप अपने को हेल्दी रख रहे हैं 80-90 तक जी। ठीक है। सेकेंड प्लेट जो मैं बताता हूँ वो है सैलड्स। तो सैलड में मैं इनिशियली जब पेशेंट आता है तो मैं उनको बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं देता, क्योंकि कई बार पेशेंट एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं ना, खाली मैं सैलड बोल दूंगा और लिस्ट नहीं दूंगा, तो वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, तो फिर वो हाई कार्ब गलती से ले लेते हैं। तो इनिशियली जब पेशेंट, जैसे ये माता जी मेरे पास आई, तो जो मैंने इनको बताया वो इनको मैंने बताया सिंपल चीज़ें। तो पत्ता गोभी, लेट्यूस, टमाटर और खीरा,
आजकल ककड़ी भी मिल रहा है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। और अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो आप थोड़ा इसमें सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर बीपी हाई है तो स्प्रिंकलिंग सॉल्ट की नहीं करनी है, नॉर्मल मात्रा खाने में मिल रही है वो बहुत है। और आप इसमें लेमन डाल सकते हैं, और कई बार लेमन से बोर हो जाता है इंसान तो विनेगर डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये होगी सेकेंड प्लेट सैलेड। इसको खाने का स्पेशल तरीका है, लेकिन अच्छा, इसको खाने के साथ नहीं खाना है, इसको पहले खाना है। तो ये तरीका मैंने अपनी माँ और अपनी दादी से सीखा है। राइट। मेरी दादी हमको बुला लेती थी, हम खेल रहे होते थे, वो बुला लेती थी, और खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था, खाली सैलेड पड़ा होता था, तो हम सैलेड खाने लगते थे। और फिर 20 मिनट के बाद खाना आता था, तो हम थोड़े इरिटेट हो जाते थे, बट थोड़ा पैसिव हो जाते कि चलो सैलेड तो मिल गया। बट टेक्निकली दैट इज़ द राइट वे टू ईट। तो आपको सैलेड खाने से 20 से 30 मिनट पहले खाना है। ओके। इससे होगा क्या कि एक फाइबर की कोटिंग बन जाती है, और फाइबर की कोटिंग इतनी मिराक्युलस है, वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर एब्जॉर्प्शन से इंटरफेयर करती है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट एकदम धड़ाक से ब्लड में आके सीधा लिवर में नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं होगा शुगर का। तो ये सैलेड इस चीज़ में मदद करता है, एक तरह का बफर या कुशन बना देता है, ताकि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज स्पाइक ना हो। ठीक है, तो ये दोनों मील्स के पहले या केवल? इसमें मैं हर मील के पहले बोलता हूँ एक्चुअली। ओके। हर मील के पहले क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर 7, 8, 9, उनका बहुत हाई होता है HbA1c, तो थोड़ा मुझे स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इनिशियली उनको मैं हर मील के पहले सैलेड बोलता हूँ, और अमाउंट भी मैं बताता हूँ। दिन में मैं उनको 300 से 350 ग्राम सैलेड की एडवाइस करता हूँ। वेग एडवाइस करूँगा तो फ़ायदा नहीं होगा। फिर किसी को मैं बोलूँ सैलेड ले, तो कोई 50 ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है। तो रफली आप हर मील के पहले एक खीरा 125 ग्राम का होता है, रफली आप उतना खा लीजिए। तो ये एक मेजरमेंट हो गया आपके। ओके। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड। उससे पहले आपने वेजिटेबल वाला जो प्लेट बताया था, वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं? नहीं, आप प्रॉपर सब्जी बना लीजिए, सब्जी बना के खा नो सकते प्रॉब्लम। दबा के मसाले वसाले सब डालने, वी आर इंडियंस। हाँ, करेक्ट है। वील गेट डिप्रेस्ड अगर हमारी टेस्ट बड को हम इंजॉय नहीं करने देंगे। इनफैक्ट मैं यूएस में था, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस, ऑब्वियसली मैं वापस इसलिए आया क्योंकि फादर गॉट वेरी सिक। मैं 2 साल यूएस में था, आई वाज इन हार्वर्ड ब्रिगेन वुमेन। वन ऑफ द मेन रीजन वाज फूड। वहाँ के फूड में फ्लेवर इतना कम है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो ब्लेंड है, बिल्कुल कुछ है नहीं उसमें। अब जैसे नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि विराट कोहली जैसे हैं, वो बोलते हैं कि वो केवल बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाता है, कुछ नहीं उसमें, मतलब नमक भी नहीं उसमें, बॉइल्ड लिटरली। तो मुझे लगा कि वो बहुत लोग के लिए मुश्किल है वो। नहीं, देखो विराट कोहली का सोचना है कि वो 140 करोड़ में एक नहीं है, वो 7 बिलियन में एक है। मतलब ही इज लाइक अ एथलीट पार एक्सेलेंस। तो ऑब्वियसली उसको जरूरत है, कंट्री डिपेंड्स ऑन हिम। तो इतने हाई परफॉर्मेंस वाले एथलीट्स ये करते हैं। नॉर्मल आदमी को मैं इतना स्ट्रिक्ट होने की एडवाइस नहीं देता। ओके, ठीक है ना। तो आप सब्जी खाइए, आप जैसे भी आप बनाते हैं। ऑब्वियसली आपको कैलोरीज का ध्यान रखना है। एट द एंड ऑफ द डे बोलना बहुत आसान है कि कैलोरीज डोंट मैटर, उससे व्यूज आते हैं, बट दे डू मैटर। ठीक है। तो 2 प्लेट हो गई हमारी, वेजिटेबल हमने कर दिए, सैलेड कर दिए। अब हम थोड़ा प्रोटीन की तरफ आते हैं। ठीक है, प्रोटीन में मैं दोनों का बताऊंगा, वेजिटेरियन ऑप्शन और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन। तो नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन में एग्स आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम। जो मैं डायबिटीज़ के पेशेंट को ट्रीट करता हूँ और ओबेसिटी के पेशेंट्स को, तो एग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग में डरना नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल स्पाइक होता है, 10 मिलियन में एक। वो हाइपर एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है ना, वो अलग चीज़ है। अगर हम पीरियोडिकली टेस्ट करा रहे हैं तो हम पकड़ लेंगे। तो रफली जो मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ, 2 अंडे तो आप फुल खा लीजिए येलो के साथ, और उसके साथ मैं कई बार 3 से 4 एग वाइट्स भी बोलता हूँ प्रोटीन के लिए ना। बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं है बट फिर भी ठीक है। एक अंडे में, एक फुल अंडे में 6 ग्राम है, और अगर आपने पीला पार्ट निकाल दिया तो फिर 3 ग्राम है, ठीक। बट इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और क्वालिटी वाइज इस प्रोटीन की रैंकिंग होती है 100 आउट ऑफ 100, राइट, गोल्ड स्टैंडर्ड। वेजिटेरियंस अंडा नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप पनीर खा लीजिए, ठीक है ना, आप टोफू खा लीजिए, आप दही खा लीजिए। दही से भी हाई क्वालिटी का प्रोटीन और हाई अमाउंट का प्रोटीन होता है ग्रीक योगर्ट में। आजकल सारे ऐप्स पे मार्केट में मिलती है। दैट इज अ वेरी हाई सोर्स ऑफ, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये वेजिटेरियन ऑप्शन हो गया। 3 प्लेट हो गई हमारी। अब हम आते हैं चौथी प्लेट पे। तो चौथी प्लेट है नॉन वेज प्रोटीन। तो चिकन, फिश, मटन, है ना, जो भी आप सी फूड अगर खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा एडवांटेज है कि प्रोटीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन
वेजिटेरियन, माई वाइफ इज़ अ प्योर वेजिटेरियन, आई एम नॉन वेजिटेरियन, शी इज़ अ प्योर वेजिटेरियन, एंड उनके लिए कोई कमी नहीं है। वो जो करती हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो वो ऑब्वियसली चिकन नहीं खाती, तो अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं। सोया नगेट्स, ये इतना अंडर एस्टिमेटेड हैक है, ये बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है। तो सोया चंक्स आते हैं, ग्रैन्यूल्स भी आते हैं, आप उनको यूज करिए, दैट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस, राइट। ठीक है। नाउ वी कम टू द लास्ट प्लेट। तो ये प्लेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी आजकल एक कैंपेन चलाते हैं, वो मोदी जी, उन्होंने थैंकफुली ये बोला है कि हमें जो ऑयल है उसको 10% से 15% कम करना है। तो इंडियन गवर्नमेंट का लीडर अगर ऐसा बोल रहा है तो उसको हल्के में नहीं ले सकते। इट इज़ बेस्ड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो मेरी जो लास्ट प्लेट है दैट इज़ रिलेटेड टू हम कुकिंग किस चीज़ में करें। तो मैं घी और बटर को प्रमोट करता हूँ। तो आप कुकिंग घी और बटर में 80% कर सकते हैं। 20% कई बार हमें लिक्विड तेल चाहिए होता है, तो मैं राइस ब्रैन, ठीक है, और एक आता है मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल, वो ये दोनों भी मैं प्रमोट करता हूँ। सरसों का तेल आप यूज करिए बट अनलिमिटेड मात्रा में नहीं। उसके कुछ इश्यूज हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे। बट सरसों का तेल जीरो नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप उसको 2 ही सब्जी के लिए रखें तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो करेला और भिंडी आप उसमें बना लीजिए। अच्छा। तो बेसिकली मेन कुकिंग विल बी इन योर घी एंड बटर, बट इसमें भी डोंट गो बॉन्कर्स, एकदम अनलिमिटेड नहीं होना है। 3 चम्मच, 3 टीस्पून इज मोर देन इनफ, बहुत हुआ तो 4। तो अगर आप मॉडरेशन में रहेंगे तो यूल बी सेफ। तो मतलब घर में जो सब्जियां बननी है सारी वो घी या बटर में बननी चाहिए? बिल्कुल बन सकती है, एंड इट्स एविडेंस बेस्ड। जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मैं 25 साल से कर रहा हूँ। आई सी द रिजल्ट एंड माई पेशेंट्स दे फॉलो अप। तो मैं बोल के फिल इट, फॉरगेट इट, शट इट नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है मेरी एडवाइस से, एंड दे कम बैक टू मी एंड आई सी द मैजिकल रिजल्ट्स। तो ये जो 5 प्लेट्स हैं ये हर दिन हमें फॉलो करनी है? हर दिन फॉलो करनी है। ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहे हैं तो कई बार ऊपर नीचे हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बट ये प्लेट्स को जितना क्लोजली स्टिक कर पाएंगे उतना बेनिफिट होगा, आप देखेंगे बेनिफिट। ठीक है। इसमें आपने मुझे एक तो ना क्वेश्चन आता है ब्रेड और ब्रेड का जो व्हाइट एंड ब्राउन का, गुड क्वेश्चन, वो मुझे पूछना था कि बहुत सुनने में आता है कि ब्राउन बेटर है, व्हाइट नहीं खाना चाहिए। ब्रेड खाना चाहिए कि नहीं, पहले तो ये बताएं। ओके, तो देखो, ब्रेड इज अ वेरी अल्ट्रा प्रोसेस्ड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अल्ट्रा प्रोसेस्ड का मतलब है उसमें फाइबर निकल गया। फाइबर इसलिए निकालते हैं ताकि खाना सड़े ना, ठीक है ना। तो जितने भी ये पैकेट की चीजें होती हैं, ब्रेड भी पैकेट की चीज है, तो इसमें फाइबर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। और टेस्ट तो फिर चला गया, फ्लेवर्स निकल गए, तो इसमें फिर एडिड सॉल्ट और एडिड शुगर डाला जाता है। तो ब्रेड का टेस्ट भले ही मीठा ना हो, ये कार्बोहाइड्रेट बॉम्ब है, इट इज फुल ऑफ। तो एक स्लाइस, छोटा सा स्लाइस, उसमें 3 चम्मच शुगर है। मेक नो मिस्टेक, इट इज 3 टीस्पून ऑफ शुगर फॉर योर बॉडी। बॉडी को टेस्ट से मतलब नहीं है, अल्टीमेटली ग्लूकोज जो बन रहा है। तो वाइट और ब्राउन पेशेंट को प्रमोट किया जाता है, वाइट से बेटर है ब्राउन, बट ये बिल्कुल गलत है। बहुत कम कार्बोहाइड्रेट का फ़र्क है, तो टेक्निकली बोलने के लिए हो गया, लॉसूट नहीं होगा उनके ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट कम है, बट वो बहुत कम है, बॉडी को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉडी को उससे अच्छा खासा शुगर मिल रहा है। तो सिंपल सा रूल जो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ, कोई भी चीज़ अगर वाइट और ब्राउन 2 तरह में आती है ना, वो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, कोई बेनिफिट नहीं करेगी, वो अल्ट्रा मार्केटिंग गिमिक है। तो आप वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड सेम, वाइट शुगर ब्राउन शुगर सेम, कोई एडवांटेज नहीं है ब्राउन शुगर का, ठीक है ना। तो मतलब अगर प्री डायबिटिक कोई है या डायबिटीज जिसको है, उनको ब्रेड्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए? ब्रेड्स नहीं खाने चाहिए। रोटी लेकिन खा सकते हैं? रोटी खा सकते हैं। रोटी को खाने का भी मैं एक हैक देता हूँ अपने पेशेंट्स को। तो आई वांट, आपके माध्यम से आई कैन रीच मोर पीपल ना। सारे पेशेंट तो क्लिनिक में आएंगे नहीं, और हमारा देश तो बहुत बड़ा है, एंड आई लव एवरीवन। सो रोटी को ग्रीन करके खाना है। अगेन दिस इज फ्रॉम माय मदर, मैं अपनी माँ से सीखा है। तो रोटी में आप प्यूरी डालिए। तो जैसे कोई आप पालक को 5 मिनट बॉईल कर लीजिए, मिक्सी में प्यूरी बन गई। मेथी के साथ भी कर सकते हैं, लौकी के साथ भी कर सकते हैं, ब्रोकली के साथ भी। यू बिकम क्रिएटिव, लेडीज आर वेरी क्रिएटिव इन इंडिया। बिल्कुल। तो ब्रोकली, वो प्यूरी बन गई ग्रीन, पानी डाल के उसमें आटा गूंद लिया, राइट, रोटी बन गई ग्रीन। रोटी में हो गया बहुत ज्यादा फाइबर, तो शुगर स्पाइक विल बी स्लो। राइट राइट। हाँ, तो रोटी को मैं हटाता कभी नहीं हूँ, मैं इस तरह से चेंज करने के लिए बोलता हूँ। राइस ब्राउन
वाइट सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, वेरी हाई। राइस इज क्वाइट डैमेजिंग इन टर्म्स ऑफ द शुगर लोड, तो मेटाबॉलिक ओवरलोड बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो 150 ग्राम अगर हम सर्विंग ले रहे हैं, 10 चम्मच शुगर है राइस में। माय गॉड। और कोई नहीं लेता 150 ग्राम, हम 300 ग्राम खाते हैं। हम आजकल प्लेटों का साइज, हर चीज का साइज बड़ा हो रहा है, तो वी एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ शुगर। राइट या राइट। तो ये सब तो हुआ डाइट की बात। एक्टिविटी वाइज डाइट में एक चीज रह जी, गई, जी। नॉट टू ईट। राइट, यस। तो नॉट टू ईट में भी बहुत सिंपल हैक है। ऑब्वियसली सबके लिए बराबर स्ट्रिक्टनेस नहीं रखता हूँ, और जैसे जैसे पेशेंट इंप्रूव होता है, जैसे 13 पे आया, 13 HbA1c, शुगर 400-500 है, तो बहुत स्ट्रिक्ट रहेगी डाइट। मेरे को आपको बचाना है, आपके ऑर्गन्स को बचाना है। लेकिन जैसे जैसे आप 7 के नीचे आते हैं, फिर मैं चीजें आपको अलाउ करता हूँ, लेकिन मैं एविडेंस पे हमेशा नजर रखता हूँ। सो आई बिलीव इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ब्लाइंडली मैं अलाउ नहीं कर दूंगा कि आप तो शुगर ठीक है तो अब आप फ्रूट खा लो जी। मैं आपको अलाउ करूंगा, मैं टेस्ट करूंगा, अगर आपके शुगर ठीक है तो यू आर ऑल गुड, तो आप मॉडरेशन में खा सकते हैं। तो नो लिस्ट, तो नॉट टू ईट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पैकेट की चीजें। राइट। तो इसको याद करने का बड़ा सिंपल सिस्टम है। जिस भी चीज में आप खरीदते हैं मार्केट में, पिप करके आवाज आ रही है, वो भगवान की वार्निंग है, पिप, हम नहीं लेना उसको। तो बारकोड वाली चीजें हैं जो पैकेट में है, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड मानी जाएंगी। उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज़्यादा एडेड शुगर है, और बहुत ज़्यादा एडेड प्रिजर्वेटिव्स है। सॉल्ट और शुगर प्रिजर्वेटिव का भी काम करते हैं ना। तो पैकेट की चीज़ों को सड़ने से बचाने के लिए ये करते हैं, वो फाइबर निकाल देते हैं, शुगर और सॉल्ट डाल देते हैं। तो ये बॉडी के लिए बहुत डैमेजिंग है। ये इंसुलिन स्पाइक भयानक कराते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रमोट करते हैं। तो नो पैकेट फूड। तो इसमें ब्रेड, बिस्किट, रस्क सब आ गया जी। ठीक है ना। फिर हम आते हैं फ्रूट्स। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट मेरे लिए नहीं, बिकॉज मेरा माइंड एकदम क्लियर है, माई हार्ट इज़ क्लियर। मुझे अपने पेशेंट को ठीक करना है। तो अगर कोई पेशेंट बहुत हाई लेवल का शुगर लेके आता है, तो मैं फ्रूट बैन कर देता हूँ उनकी डाइट से, एटलीस्ट टिल दे रीच अ रिस्पेक्टेबल HbA1c बिलो 7। ठीक है। फ्रूट बंद। जूस तो मैं सभी को मना करता हूँ। जूस में फाइबर निकल गया, 4 फ्रूट का शुगर 1 ग्लास में आ गया, 5 सेकंड में आपने खत्म कर दिया, तो बॉडी की तो वाट लग गई। तो वो नहीं करना है। तो जूस नहीं। कोकोनट वाटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोकोनट वाटर हेल्दी समझ के ओवरडोज हो जाता है। तो 100 ml में 5 ग्राम शुगर, यानी कि 1 टीस्पून। तो आपने नोटिस भी किया होगा, कई बार मीठा फील होता है ना। तो कोकोनट वाटर भी हाईली डायबिटिक पेशेंट को मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है। तो ये तो हो गई 2 चीजें। फिर सब्जियां मैंने आपको ग्राउंड की नीचे वाली मना करी है। तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बीटरूट। इनिशियली बहुत हाई अगर शुगर है तो मैं कैरेट भी हटाता हूँ कहीं। ठीक है। तो कई लोग बुरा मान जाते हैं, बट आई ट्रस्ट एंड आई सी द रिजल्ट्स एवरी डे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आइटम जो मैं मना करता हूँ वो है राइस। तो राइस जब मना कर रहा हूँ तो खाली राइस नहीं, फिर राइस की सारी चीजें ना, इडली, डोसा, चिवड़ा, तो इसको हेल्दी फूड समझ के हम ओवरडोज कर देते हैं। तो ये डोमिनो इफेक्ट है। हम सोच रहे हैं हेल्दी है, चिवड़ा बहुत ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है ना। तो ये भी मैं बताता हूँ। और पोहा इज वेरी डेंजरस। राइट। बहुत ज्यादा शुगर है, 7 से 8 चम्मच हो जाता है अगर आप एक प्लेट पोहा ले रहे हैं। Really? तो वो भी राइस से ही बनता है, तो उसको भी हटाता हूँ मैं इनिशियली, है ना। बाद में देखेंगे अगर शुगर आपका ठीक है, आपकी बॉडी मेटाबॉलिकली रिस्पॉन्सिव हो गई, तो मैं री इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और फिर हम आते हैं वेजिटेरियंस के लिए जो 3 डेंजरस फूड में मना करता हूँ। दाल राजमा एंड छोले। सो दाल में प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है, प्रोटीन है थोड़ा बहुत, 12 से 15 ग्राम 150 ग्राम में, लेकिन उसमें शुगर भी बहुत है। तो जो दालें होती हैं, आप मान के चलिए 6 से 7 टीस्पून शुगर है। राजमा में और ज़्यादा है, 8 to 9, और छोले में तो बहुत ज़्यादा है, 9 to 10। तो इन तीनों में से अगर खाना हो तो दाल फिर भी बेटर है। हाँ, और उसको फ्रीक्वेंसी कम करिए, थोड़ा उसको पतला करिए। ठीक है ना। एंड डोंट डिपेंड ऑन दीज थिंग्स फॉर प्रोटीन। ये प्रोटीन का बहुत कार्बोहाइड्रेट लेडन सोर्स है। तो अगर आपका शुगर अनकंट्रोल है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है। अगर आप हेल्दी हैं तो फिर तो आप ले सकते हैं, तो देन दैट्स नॉट एन इशू। सो ये हो गया डाइट का। ओके। एक्टिविटी वाइज सर, अगर डायबिटिक्स किसको हो चुकी है तो एक्टिविटीज क्या क्या करें जिससे कि वो कंट्रोल में रहे? ओके। सो देखो, एक्टिविटी में जब पेशेंट इनिशियली बहुत हाई शुगर से आता है मेरे पास, तो मैं उनको जिमिंग वगैरह नहीं बोलता हूँ। अगर आपका शुगर 300, 400, 250 के ऊपर है तो आपका ब्लड हाइपर कोगुलेबल है। ऐसे पेशेंट जब जिमिंग में होते हैं तो आपने देखा होगा आजकल यंग लड़कों में हार्ट अटैक्स हो जाते हैं जिम में, है ना। वो यही होता है, वो हाइपर मोटिवेटेड पेशेंट होता है, उसको डायबिटीज है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, और कुछ किया नहीं, बस जिमिंग कर ली जी। तो जिमिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्लान इनिशियली। सो पहले मैं आपको HbA1c को कम करूँगा,
7:30 तक लाऊंगा, फिर मैं जिमिंग अलाउ करता हूँ। Okay. तो मैं एक्टिविटी मॉड्यूलेशन, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन पे मेरा ज़्यादा जोर रहता है। सिंपल चीज़ें बता देता हूँ और मैं फिर पेशेंट से पूछता हूँ कि आप क्या कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे मैं बता दूँ वो करे ना, इट्स नॉट पॉसिबल ना। बहुत से पेशेंट मेरे पास नी जॉइंट की प्रॉब्लम से आते हैं, तो उनको नहीं मैं एक्सरसाइज के लिए या रनिंग के लिए बोल सकता, तो मैं आपको ग्रेडेड वे में एक्सरसाइज की वैरायटी बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे ईजी है वॉक। तो आप वॉक शुरू करिए। कई पेशेंट को इतना दर्द होता है घुटने में, वो वॉक भी नहीं कर पाते ज़्यादा, तो मैं उनको बोलता हूँ कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ 8 से 10 मिनट चलो खाने के बाद। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो 3 बार खाना खाया, 30 मिनट हो गया। ठीक है। ठीक है। जब आप थोड़े और बेटर हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा, शुगर बेटर हो जाएगा, तो आपको दर्द भी कम होने लगेगा। फिर आप इसको एम करिए 35 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। फिर जैसे जैसे आप इंप्रूव करेंगे, 1 महीने के बाद थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। तो ये तो होगी वॉकिंग की वैरायटी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, अगर आप योगा करते हैं या आप जिम जा सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। जिम में लेकिन कार्डियो पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, वेट ट्रेनिंग पे जोर देना है। Okay. और उसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, वो घर में भी हो सकती है। तो डंबल और रबर बैंड्स इनिशियली मैं लो वेट से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना। और ये तभी मैं स्टार्ट करता हूँ जब पेशेंट का HbA1c ड्रामेटिकली हम कम कर चुके हो। जी जी। ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज। फिर जब पेशेंट 1-2 साल तक हेल्दी हो जाता है, शुगर्स एकदम ठीक हो गए, है ना, तो फिर हम और ऑप्टिमाइज करने के लिए उनको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT की सलाह देते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम बिना कार्डियक क्लियरेंस के अलाउड नहीं है। आपका डॉक्टर आपको कार्डियकली क्लियर करेगा तभी कर सकते हैं, है ना। ऐसे ब्लाइंडली हाइपर मोटिवेट होके कोई हादसा नहीं कराना है जिम में। तो ये हो गई हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो ये 5-6 कैटेगरीज हैं। कई लोगों को एरोबिक्स पसंद है, जुम्बा पसंद है, तो वो भी मैं उनको अलाउ करता हूँ, प्रोवाइडेड उनका शुगर ठीक लेवल पे आ गया हो। ओके। और नॉर्मल स्पोर्ट्स जैसे टेनिस, मैजिकल स्पोर्ट्स में खाली एक्टिविटी का बेनिफिट नहीं है, उसमें सोशल बेनिफिट है जी। तो शेयर्ड एक्टिविटी, सोशल शेयर्ड एक्टिविटी, ऑब्वियसली फिजिकली तो आप एक्टिव हो ही रहे हैं, मित्रों से भी मिल रहे हैं, तो आप मेंटली भी अपना रिलैक्सेशन पा रहे हैं। ठीक है ना। तो आपका स्ट्रेस भी कम हो रहा है, बॉन्डिंग भी हो रही है। तो उसके और भी बहुत साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। हेल्थ बेनिफिट तो है। तो बैडमिंटन आई यूज्ड टू प्ले एट अ वेरी हाई लेवल, और अभी भी मैं खेलता हूँ। घुटने में थोड़ा इशू आ गया है बिकॉज ज़्यादा ही खेल लेता था, तो वो थोड़ा कम किया है। बट आई लव बैडमिंटन। टेनिस अच्छा है, टेबल टेनिस भी अच्छा है। वॉट एवर गेम्स यू लाइक यू कैन प्ले। ओके। डायबिटीज़ एक बार हो गई किसी को, मान लीजिए अभी मेरा 9 या 10 के आसपास चल रहा है, तो कैन आई रिवर्स इट बैक completely? Okay, so this is a very raging question and important question. तो इसमें काफ़ी सारे मिथ हैं। तो आपने बोला रिवर्स, तो रिवर्सल वर्ड अच्छा वर्ड है। इससे पेशेंट को एटलीस्ट पता चलता है कि इस तरह की कोई चीज़ होती है, बट टेक्निकली ये करेक्ट वर्ड नहीं है। Okay. रिवर्सल करेक्ट वर्ड नहीं है। Okay. रिमिशन। तो रिमिशन का मतलब है हम अगर पेशेंट को ऐसी स्टेट में ले आए कि 3 महीने तक बिना दवा के उसका HbA1c डायबिटिक रेंज से कम है, यानी कि 6.5 से कम है, तो उसको हम रिमिशन मानेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, जब ये मतलब काफ़ी सालों के पहले की बात है, ब्राह्मण पेशेंट थी और 526 या 527 के करीब शुगर था, और वो एक्चुअली रो रही थी कि उन्होंने कहीं पढ़ा कि ये तो एंड है, DN। उनको नॉलेज नहीं थी, उनको लग रहा था मैं मर जाऊंगी, तो और एडमिट नहीं होंगी क्योंकि पैसे ही नहीं थे। पंडित की बीवी कहाँ से पैसे होंगे। तो उनको मैंने ये स्ट्रिक्ट 5 प्लेट प्रोटोकॉल पे डाला, कल्चरली एक्सेप्टेबल, वेजिटेरियन, और थोड़ा सा उनकी एक्टिविटी बढ़ा दी, और दवाई डाली अच्छी खासी। 500 शुगर था तो उनको दवाई डली, बहुत अच्छी खासी दवाई डली, और उनको फॉलोअप किया। तो 6 महीने में उनका 6.8 6.9 रहने लगा। वाह। मैंने उनको दवाई बंद करने की एडवाइस नहीं करी, उन्होंने अपना खुद दिमाग लगाया, और थैंकफुली उन्होंने लगाया, उन्होंने दवाई कम कर दी एक। फिर भी कोई शुगर में बढ़ोतरी नहीं हुई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि डॉक्टर साहब आपने जो लिखी थी मैंने एक दवाई हटा दी है, फिर भी शुगर तो ठीक आ रहा है। इनफैक्ट परसों मेरा थोड़ा कम हो गया था, तो उन्होंने मेरे को एक एविडेंस दिया, उनका उन्होंने मेरे को फोटो दिखाई कि 62 हो गया था। तो मुझे लगा कि बात में दम है, समथिंग इज हैपनिंग, सो आई रिड्यूस द डोज ड्रामेटिकली। 2 महीना ठीक चला, फिर 2 महीने के बाद एक और फोन आया, कल फिर 70 हो गई शुगर। तो मैंने बोला आ जाओ क्लिनिक। एक ही टैबलेट चल रही थी, मैंने वो भी हटा दी। मैंने बोला मैं टैबलेट हटा रहा हूँ, लेकिन डाइट और एक्टिविटी में हम अभी पंगा नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप रिमिशन में जा रहे हो, बट ये रहोगे नहीं रहोगे मुझे नहीं पता, हम देखते रहेंगे तो दुर्घटना नहीं घटेगी। नजर हटी दुर्घटना घटी, ये सिंपल सी लाइन है। तो आई टोल्ड देम टू मॉनिटर, और अब इस बात को कई साल हो गए हैं। शी इज नॉट ऑन एनी मेडिसिन,
बट बीच बीच में जब भी वो कोल्ड ड्रिंक ले लेती हैं या शादी अटेंड कर लेती हैं तो शुगर स्पाइक हो जाता है। तो ये रिमिशन में है कई सालों से, बट ये नॉर्मल मतलब सबके साथ नहीं देखता हूँ मैं। Okay. ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। ये माताजी जब आई थी तो थोड़ी ओबीस भी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ओबीस नहीं थी। जो क्लासिकल रिमिशन जो 35 साल में हम देखते हैं, बहुत आसानी से देखते हैं, किस में होता है? तो अगर आपको डायबिटीज़ हुए 1 से 5 साल हुए, मतलब अर्ली डायबिटीज़, और अगर आप बहुत ओबीस हो गए और ओबेसिटी की रिलेटेड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ड्यू टू ओबेसिटी, तो ऐसे पेशेंट में रिमिशन बहुत अच्छा होता है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप मेरी एडवाइस को कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। कई लोग गिव अप कर देते हैं, तो फिर वो कंट्रोल तो रहते हैं। और मैं ज़्यादा रिमिशन और रिवर्सल के पीछे पेशेंट को भागने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इससे वो नुकसान करा लेते हैं। शुगर होता है 11-12% HbA1c, और वो रिवर्सल के चक्कर में मेडिसिन नहीं लेते, तो इससे उनकी जान भी जा सकती है। तो मैंने देखे हैं केसेस, फिर वो एडमिट होते हैं, शुगर 600 होता है, बिल आता है 4 लाख, दवाई की कॉस्ट होती है 200 रुपया, ठीक है ना। तो इनिशियली मेडिसिन का सहारा लेना है, डाइट और एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करना है। और स्टडीज, साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर मोटा पेशेंट है, ओबीस पेशेंट है, और वो 15% वेट लॉस कर ले या 10 kg, ये डेटा है, स्टडी है, वर्ल्ड क्लास, इसी के ऊपर सब बोलते हैं, है ना, तो चांस है कि वो रिमिशन में चले जाए। ठीक है, चांस है वर्ड है, रिमिशन बोल रहे, रिवर्सल नहीं बोल रहे। ठीक है। इसका मतलब ऐसा पेशेंट जब भी अपनी बैड हैबिट्स में वापस जाएगा, शुगर स्पाइक करेगा, तो ऑलवेज बी अ डायबिटिक, बट रिमिशन में रह सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल अगर किसी को 20-25 साल से डायबिटीज़ है तो उसका रेमिशन में जाना काफ़ी डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल। 20-25 साल तो इम्पॉसिबल। अगर तो फिर तो मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन को हम कम रख सकते हैं अगर हम एक्टिविटी अच्छी रख रहे हैं और डाइट काफ़ी हम अपने डॉक्टर से पूछ के ले रहे हैं। ये जो मेडिसिन हैं, इसमें भी लोगों की ये मिथ होती है, या मुझे नहीं पता मिथ है कि नहीं, कि अगर मैंने एक बार मेडिसिन चालू कर दी तो पूरी लाइफ बन जाएगी। Okay. ऐसा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर पब्लिक इसी डर से डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, और जाने अनजाने में उनका भयानक नुकसान हो जाता है। अर्निंग मेंबर होते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, आँख चली जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये डर की वजह से कि आदत लग जाएगी, ये सेंटेंस इतना इनग्रेन्ड हो गया इंडियन मेंटालिटी में। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम दिल्ली में रहते हैं, तो अभी विंटर आए थे, तो मैं तो बहुत अच्छे जैकेट पहने यार, मेरे को बड़ा मजा आता है। तो मेरे को जैकेट की आदत थोड़ी लगी है, अभी तो मैं शर्ट में हूँ, आप तो टी शर्ट में हो, तो हमको जैकेट की आदत नहीं लगी ना। तो क्यों पहना था? जरूरत थी। मौसम ठीक हो गया, हटा दिया। तो दवाई तब देंगे जब जरूरत होगी, उसी आदमी को देंगे जिसको जरूरत होगी, उतनी ही मात्रा में देंगे जितनी जरूरत होगी। और जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, हम कम करते जाएंगे। राइट, ठीक है। तो हमारा गोल ये रहता है कि 3 pronged अप्रोच। मैं सिर्फ मेडिसिन वाला डॉक्टर नहीं, आई एम काइंड ऑफ अ होलिस्टिक गाय। आई लाइक टू प्ले अलोंग विद द डाइट। तो डाइट भी मॉडिफाई करता हूँ, एक्टिविटी भी मॉडिफाई करूंगा, और इनिशियली आपको दवाइयाँ लगेंगी। अगर आपका शुगर HbA1c 10 के ऊपर है तो अच्छी खासी दवाइयाँ लगेंगी, डरना नहीं है, उसको हम हटाएंगे, धीरे धीरे हटाते हैं, बहुत कम करके उसको नॉर्मल लेके आ सकता है। और जब एग्जांपल दे रहा हूँ, कई बार पेशेंट जब आता है तो मेरे को 3 मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है, और 6-7 महीने में वी आर स्टेबल ऑन 1 or 2 मेडिसिन एंड ही इज वेरी हैप्पी। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं? हाँ, मैं जब भी पॉडकास्ट देखता था मुझे लगता था यार मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए, तो थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट अप। इंडियन हेल्थ के लिए बिगेस्ट विलन क्या है आपके हिसाब से? शुगर, स्ट्रेस, या फिर ऑयल्स? हाँ, हमारा जो खाना है वो मिक्सचर है सबका, ठीक है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट ओनली प्योर शुगर, इट इज़ हिडन कार्बोहाइड्रेट। तो हिडन शुगर है हमारा मेन विलन। अगर आपको एक फूड रिमूव करना हो इंडियन डाइट से तो क्या करेंगे आप? पैकेट्स। मैं इंडियन बच्चों को चिप्स और रेडीमेड फूड से वंचित कर दूंगा। घर की बनी हुई चिप्स, अगर जैसे घर में बनाते थे, मेरी दादी बनाते थे। नहीं, घर की बनी हुई चिप्स में भी एडेड सॉल्ट है और डीप फ्राइड है। तो जब हम डीप फ्राई करेंगे किसी भी चीज़ को तो ट्रांस फैट बनेंगे। ट्रांस फैट का बहुत हाई कंट्रीब्यूशन है मेटाबॉलिक डैमेज में। ठीक है। ओज़ेम्पिक ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, क्या आपको लगता है गेम चेंजर है? हाँ, एक्चुअली ये जो नए ड्रग्स आ रहे हैं GLP-1 और अब GLP और GIP का कॉम्बिनेशन, और अब GLP, GIP और ग्लूकागॉन, 3 हार्मोन्स का मिक्सचर, वो भी अभी लॉन्च होने वाला है। तो एक्चुअली ये स्पेस एज ड्रग्स हैं, दीज आर वंडरफुल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। हम जब MBBS कर रहे थे, हमारी सबसे जो
मतलब बाइबल होती है फिजियोलॉजी की, होती है गाइटन, बहुत महंगी बुक है, बहुत मोटी बुक है। उसमें 2 पन्ने थे, GIP और GLP, 2 पन्ने, तो हम पढ़ते ही नहीं थे। मेरा एक फ्रेंड इसको पढ़ता था, कहता यार ये बड़ा मैजिकल केमिकल है। मैं बोलता क्या कर रहा है, एंड दैट बॉय इज नाउ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी इन अ वेरी बिग मेडिकल कॉलेज। ठीक है ना, उनको पता था। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसलिए गेम चेंजर हैं क्योंकि जब पहले मेरे पास पेशेंट आता था जिसकी हाइट और वेट सेम है, कैसे 165 सेंटीमीटर और 165 kg, इतने भी पेशेंट ओबीज हो जाते हैं बेचारे, है ना। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ज़्यादा होते नहीं थे। मैं क्या बोलूँ, जिमिंग नहीं बोल सकता, घुटने ऑलरेडी डैमेज हैं, वेरिकोस वेन हो रखा है, हार्ट अटैक का रिस्क है। तो ट्राई करते थे बट बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता नहीं था। तो अल्टीमेटली बोलते थे सर्जरी करवाओ, बेरियाट्रिक सर्जरी, राइट, है ना, इतना हाई BMI है तो। लेकिन अब थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो रही है, तो अब हम उनको ये इंजेक्शंस ऑफर कर सकते हैं। GLP-1 इंजेक्शंस आर एक्चुअली वेरी गुड, लेकिन इसका मिसयूज़ हो रहा है इंडिया में। कैसे? मेरे पास एक एम्बेसी, नाम नहीं बता सकते, एक एम्बेसी ऑफिशियल की वाइफ आई, वेरी सीनियर, वो बहुत पतली हैं, वो मॉडल है, ओल्ड है थोड़ी सी, बट वो अपनी बॉडी को एक स्पेसिफिक वेट पे रखना चाहती हैं। तो उनका वेट 59 है, हाइट के हिसाब से 1 kg कम ही है उल्टा। वो फिर भी ये ड्रग किसी और से लिखवा के ले रही थी। उस डॉक्टर ने मना कर दिया कि मैं अब नहीं दूंगा, अब आपका टारगेट अचीव हो गया है। तो इन्होंने सोचा कि मेरे से लिखवा लें, तो मैंने भी इनको समझाया और ऑब्वियसली आई डिड नॉट राइट। लेकिन इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप वैनिटी के लिए इसको मत लीजिए। ठीक है, ये पतला होना वैनिटी के लिए वो इसका टारगेट नहीं है। ये अगर आपका BMI 27 से ऊपर है और 30 से ऊपर है और बाकी चीज़ें कारगर नहीं साबित हो रही हैं, तो ही आप लें, और ये आप क्वालिफाइड डॉक्टर से ही लें। और ये टेक इट, फॉरगेट इट, शट इट, इस तरह का नहीं है, आपको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग चाहिए। इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, हालांकि माइल्ड है। ज़्यादातर पेशेंट हम स्क्रीन कर लेते हैं, जैसे कि हम कैंसर पेशेंट जो होते हैं, मेडुलरी कार्सिनोमा, थायराइड, या फैमिली में थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है तो नहीं देते, आपको पैनक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है तो हम नहीं देते। मेरे क्लिनिक में तो मैं अगर गालस्टोन्स भी हैं, यानी कि पित्त की थैली में पथरी है, तो मैं नहीं देता हूँ, है ना। और मैं आंखों का टेस्ट जरूर करवाता हूँ रेटिनोपैथी के लिए डायबिटिक पेशेंट में। तो एक बार कैंडिडेट फिक्स कर लेते हैं कि हाँ ये एलिजिबल है, तो हम देते हैं। और ये खाली वेट लॉस के इंजेक्शंस नहीं है, ये डायबिटीज़ के लिए बने थे, तो ये एंटी डायबिटिक एजेंट है और बहुत शानदार है। इंसुलिन से वेट गेन हो जाता है, ये शुगर भी कम करते हैं और वेट भी कम करते हैं और अंदर से मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव करते हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सल होगा, फैटी लिवर रिवर्सल होगा, और बहुत कम ड्रग्स, मुझे पता है, मुझे कोई भी नहीं पता एक्चुअली, जो HDL को इंक्रीज करता है। राइट, GLP-1 एंड GIP do that. So this is a game changer. This is a game changer. बट इसको क्वालिफाइड आदमी से लेना है और करेक्ट पेशेंट को लेना है और करेक्ट डोज में लेना है। ठीक है, सो इट्स नॉट, यू कैन नॉट बाय इट फ्रॉम अ केमिस्ट, यू शुड नॉट डू दैट। आप नुकसान भुगतेंगे। राइस और रोटी? ओके, तो रोटी इज़ डेफिनेटली बेटर। राइस का कार्ब लोड बहुत ज़्यादा है और हम ज़्यादा मात्रा में खा भी लेते हैं, और रोटी को हम बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं उसमें फाइबर डाल के। राइस अगर खाना ही है, क्योंकि कई लोग साउथ के हैं तो खाना ही है, तो फिर मैं उसमें बोलता हूँ कि उसको पुलाव खाओ, उसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स डालो। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज़ के लिए एक अच्छी चीज़ है कि नहीं? अमेजिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग अमेजिंग है, लेकिन एडवांस्ड डायबिटीज पेशेंट के लिए रिस्की है। अगर इंसुलिन चल रहा है तो फिर ये बहुत डेंजरस हो सकता है, तो इसको सुपरविजन में लेना है। और ये प्री डायबिटीज के लिए तो अमेजिंग है, वेट लॉस के लिए तो अमेजिंग है। तो अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग विंडो टच कर रहे हैं, मैजिकल थिंग्स विल हैपन, जस्ट ट्राई इट। डायबिटिक पेशेंट के लिए कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दोनों में से क्या करना चाहिए? ओके, तो मैं कार्डियो का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, टाइम वेस्ट हो जाता है, पेशेंट के पास टाइम नहीं होता है, तो वो जिम जाते हैं और वो ऐसी चीज करके आ जाते हैं जिसमें कि रिटर्न ऑन ROI कहते हैं ना, वो बहुत कम है। तो जिम में वेट उठाना है, तो अगर आप जिम जा रहे हैं 45 मिनट का सेशन करें, 10 मिनट आपने कार्डियो करना है ताकि खून अच्छे से चलने लगे, मसल पुल ना हो। एक बार 8 मिनट 10 मिनट कार्डियो हो गया, फिर आप 30 मिनट वेट ट्रेनिंग करिए। ठीक है डॉक्टर बिजमोहन, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। मेरी जो खुद की मिथ्स थी ना, मैं जैसे ब्राउन ब्रेड बहुत खा लेता था, मुझे था कि यार वाइट नहीं खा सकते तो ब्राउन खा लो, ठीक है, या ब्राउन राइस खा लेता था, या डेट्स वाले केक जैसे मैं बताया आपको, मैं मतलब उस पर हैवी हो जाता था कई बार। तो थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि रेगुलरली टेस्ट कराते रहो, डायबिटीज़ को हल्के में मत लो। एक ऐसी डिजीज़ है, जैसे सर ने बताया, कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा इम्पैक्ट है इसका, और एक बार ये चालू हो गई ना, उसके बाद रेमिशन जो सर ने बताया बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मेडिसिन्स
लगेंगी फिर आपको, एक्टिविटी भी बहुत होगी और डाइट भी बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उतना तक हम क्यों जाएं? एग्जैक्टली। कुछ और कहना चाहेंगे सर? तो मेरा जो एट द एंड ऑफ द डे जो मैसेज है कि प्री डायबिटीज की विंडो को मत खो। जी। तुम यंग हो, प्री डायबिटीज अगर मिला है, अगर 5.7 है, तो ये नहीं सोचना कि एक ही पॉइंट तो ऊपर है, 0.1 ही तो ऊपर है, ये नहीं सोचना है। ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है, मीट विद एन एक्सपर्ट एंड रिवर्स इट। ये रिवर्स हो सकता है, ये रिवर्स हो सकता है, ये रिवर्सेबल है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।